हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पाठक क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है बेटा वो है लेंजेस लॉ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही टॉपिक है। एक्चुअली ये फेराडेज लॉ का टॉपिक है। फेराडेज लॉ के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, आप पहले वो देख लीजिए। ये उसी के साथ इंटरकनेक्टेड है, आप ये कह सकते हो उस टॉपिक का एक्सटेंशन है। मैं दो टॉपिक एक साथ डाल सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं डालता तो वो वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो लेंजेस लॉ के ऊपर स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस एंड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं लेंजेस लॉ। देखिए लेंजेस लॉ बेसिकली क्या बोलता है, थोड़ा फेराडेज लॉ को थोड़ा याद कीजिए। अगर आपको नहीं पता, अगर मैं कह रहा हूं थोड़ा देख लीजिए पहले वीडियो, आपको लिंक पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो फेराडेज लॉ बेसिकली क्या बोलता था कि देखो, अगर सपोज करो आपके पास एक कॉइल है या सर्किट है ना, और उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल को या उस सर्किट को टच करता हुआ निकल रहा है, पियर्स करता हुआ निकल रहा है। और अगर वक्त के साथ वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस कॉइल या सर्किट से टच कर रहा है, अगर वो बढ़े या घटे, मतलब चेंज हो, तो उस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और जो तुम्हारा करंट इंड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब करंट बाद में इंड्यूस होता है, सबसे पहले वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, फेराडेज लॉ ने सबसे पहले बोला था वोल्टेज इंड्यूस होता है, मतलब आपका जो ईएमएफ होएगा वो आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फाई का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना। और ये आपका ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, और आपका जो बेटा ये कॉइल है या जो सर्किट है वो कंडक्टिंग हो कि नॉन कंडक्टिंग हो, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको समझाया था कि आपका जो कॉइल है कंडक्टिंग हो कि नॉन कंडक्टिंग हो, ईएमएफ इंड्यूस होने में इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कंडक्टिंग हो कि नॉन कंडक्टिंग हो, डजंट मैटर, ईएमएफ आपका इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज का एक जगह पे एक्यूमुलेट होना। वो अभी कंडक्टिंग होगी नॉन कंडक्टिंग, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा उस पर सवाल आता है। करंट बेटा तभी फ्लो करता है जब आपका मटेरियल क्या हो, कंडक्टिंग हो, एंड आपका जो कॉइल या सर्किट हो वो बेटा क्लोज्ड हो। अगर आपने मान लो खोल के रखा हुआ है, इवन इफ इट इज कंडक्टिंग, लेकिन अगर आपने खोल के रखा हुआ है तो उसमें से नहीं करेगा। और मान लीजिए आपने क्लोज करके रखा हुआ है लेकिन आपका मटेरियल कंडक्टिंग नहीं है, तब भी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए मटेरियल को कंडक्टिंग होना चाहिए और आपका सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए। तब जाके बेटा आपका जो करंट है वो जो इंड्यूस्ड होगा वो तभी उसमें फ्लो कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका बेसिक लॉ होता है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, फेराडेज लॉ कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं फेराडेज लॉ। तो फेराडेज लॉ क्या बोल रहा है बेटा, जब एक फ्लक्स से कॉइल के साथ जब लिंक हो रहा है, वो चेंज हो रहा है वक्त के साथ, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होएगा। तो ये तो पक्का होगा ही होगा, इसका नहीं पता, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो होगा, कंडक्टिंग है तो होगा, इन दोनों को साथ में होना पड़ेगा तभी होगा। अब लेंजेस लॉ कहां पे आता है, देखो बेटा ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ना बेटा, ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है, ये नेगेटिव साइन बेटा लेंजेस लॉ के कारण ही आता है। लास्ट जो इसका लेक्चर था फेराडेज लॉ का, उसमें मैंने बोला था, ज्यादा डिटेल में बोल नहीं पाया था कि वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लेंजेस लॉ के ऊपर बहुत सारी बातें आती हैं। ठीक है, वो भी बताऊं ये भी बताऊं तो कंफ्यूजन आ जाता है। ऑल दो इसके क्वेश्चंस इकट्ठे आते हैं, याद रखना, फेराडेज लॉ और लेंजेस लॉ के जब क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली आपको इकट्ठे दिखेंगे। तो आज के जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको लेंजेस लॉ के ऊपर कंप्लीटली सोलली बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी दिखेंगे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी दिखेंगे जहां पे ईएमएफ ये इंड्यूस्ड होना एंड फेराडेज लॉ का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी उसके साथ घुसा हुआ है, क्योंकि उसी में से तो आता है। अब देखो लेंजेस लॉ आपको बोलता क्या है, सपोज करो कि आपके पास एक मैग्नेट है। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल से बता रहा हूं, अब तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा, तो इसके बाद तो टेंशन मत लीजिए, एक एग्जांपल से मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। मान लीजिए इसको आप इधर के साइड लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल रहा है वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये जब इधर के साइड मूव कर रहा है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके साथ लिंक हो रहा है वो बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके लाइंस है वो भी इसके साथ बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स वक्त के साथ इसके साथ बढ़ रहा है, मतलब इसका जो चेंज है, मतलब आपका जो d∅dt है ये बेटा क्या है, आपका पॉजिटिव है, क्योंकि जब फ्लक्स बढ़ता है तो उसका चेंज पॉजिटिव कहलाता है, जब घटता है तो उसका चेंज नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है बेटा, आपका वक्त के साथ बढ़ रहा है। अच्छा, और एक चीज, अगर मान लीजिए कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी होता है, अगर आपकी मर्जी डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए, आप एक एन भी लगा सकते हो यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है बेटे, एक टर्न डालना है तो एक टर्न डाल दो, अगर इनफाइनाइट टर्न डालना तो आपकी बात है, जैसे करना है कर लेना। ठीक है, तो अब जैसे वो इधर की साइड आ रहा है, लेंजेस लॉ ये बोल रहा है कि जो भी घटना घट रही है, लेंजेस लॉ का मतलब क्या होता है, जो भी घटना घट रही है
जैसे मान लीजिए इधर के साइड आ रहा है, अब इससे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है वक्त के साथ। अब लेंज़ेस लॉ ये बोल रहा है कि मेरे अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल के अंदर, उसको मैं रोकूंगा। किसको रोकूंगा? मेरे अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके पीछे का जो कारण है, जो कॉज है, जिसने ट्रिगर किया इस प्रोसेस को, मैं उसी को रोकूंगा। मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। समझे बात को? अब वो रोकेगा कैसे? ध्यान से बात को समझिए। अगर ये मैग्नेट इधर के साइड आ रहा है, उसको रोकेगा कैसे? बाय रिपल्शन। अब रिपल्शन कैसे होगा? जब ये वाला साइड, कॉइल का ये वाला साइड जब क्या हो, नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करे, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ तभी क्या करेगा? रिपल करेगा। और अगर मान लीजिए यहां पे साउथ होता, खुदा ना खास्ता, तो इस वाले साइड में क्या आ जाता? साउथ आ जाता। मतलब सेम सेम पोलैरिटी क्रिएट करना है। अभी यहां पे नॉर्थ है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? नॉर्थ करना पड़ेगा। अब अगर नॉर्थ कर, तो नॉर्थ कैसे आता है बेटा? अगर आपको पता हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तब उस साइड में आपका क्या होता है? नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो मतलब यहां पे आपका कुछ ऐसा घूमेगा। ये डॉटेड का मतलब होता है पेज के अंदर, तो ये ऐसे जा रहा है। मतलब ये वाला साइड आपका नॉर्थ होएगा, ये वाला साइड आपका साउथ होएगा। तो एज अ रिजल्ट बेटा यहां पे क्या आ जाएगा? रिपल्शन आ जाएगा। इसको ये इधर आने नहीं देगा, ब्लॉक करेगा, ऑपोज करेगा। ठीक है, तो यही आपका बेसिक लेंज़ेस लॉ है। तो लेंज़ेस लॉ बेसिकली बेटा क्या बोलता है? लेंज़ेस लॉ को बोलता है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, ये चीज आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट आपका इंड्यूस होगा सर्किट में या कॉइल में, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, या उसको आप सर्किट भी बोल सकते हैं, इज सच, कुछ ऐसा होगा, दैट इट ऑपोजेस द कॉज, कारण, रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रोडक्शन, जिस कारण से वो बना था, अब उसी कारण को वो क्या करेगा? ऑपोज करने की कोशिश करेगा। ये आपका लेंज़ेस लॉ का सिद्धांत है या लेंज़ेस लॉ का प्रिंसिपल है। मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सपोज कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। सपोज कीजिए कि आपके पास, अगर मैं इस मैग्नेट को अगर मैं दूर ले जाता बेटा, ठीक है, चलो इधर मैं नॉर्थ ही रखता हूं तो साउथ ही रखता हूं, इसको मैं दूर लेके जाता हूं, तो अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, नॉर्थ से तो निकलता ही है ना, साउथ में घुसता है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, देखो ये वक्त के साथ घट रहा है क्योंकि ये दूर जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स यहां पे लिंक हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब आपका d∅dt जो है, ये d∅dt वक्त के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसका रेट कम हो रहा है। मतलब ये क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब इसके कारण यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये इंड्यूस ईएमएफ करंट को फ्लो कराएगा। अगर मान लो ये तुम्हारा कंडक्टिंग है, तो हाँ कंडक्टिंग है, मान लो तुम्हारा कंडक्टिंग कॉइल है, क्लोज भी है, दिख तो रहा है। अब ये कॉइल कुछ करंट जो है वो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि इसका जो कॉज है इसमें ईएमएफ बनने का, वो क्या था? इस मैग्नेट का दूर जाना, उसको वो रोकने की कोशिश करेगा। अच्छा, कोई अगर आपसे दूर जा रहा है, उसको आप कैसे रोकोगे? करीब आए तो धक्का मार के रोकोगे, लेकिन दूर जाए तो कैसे रोकोगे? उसको खींच के रोकोगे, ऐसे खींचना है। अब खींचना मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब होता है? ऑपोजिट पोलैरिटीज में होता है। मतलब इस कॉइल का ये वाला जो साइड है, अगर मान लीजिए यहां पे नॉर्थ हो तो यहां पे क्या होना चाहिए? साउथ होना चाहिए, और पीछे नॉर्थ। और अगर यहां पे साउथ हो तो यहां पे नॉर्थ होना चाहिए था, मतलब अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। अब अगर यहां पे साउथ होना पड़ेगा तो साउथ पोलैरिटी के लिए वायर के अंदर कैसा करंट फ्लो करना चाहिए? क्लॉकवाइज, ऐसे मेरी तरफ से ये ऐसे है ना, यहां पे क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा बेटा? यहां पे अट्रैक्शन क्रिएट होगा। अब अट्रैक्शन क्रिएट होगा तो ये जब दूर जाने की कोशिश करेगा, जा नहीं पाएगा, उसको पीछे से खिंचा फील होएगा, जैसे पीछे से कोई उसको खींच रहा है। हाँ वो जाएगा, फिर भी वो अलग नहीं, वो बात नहीं है, वो जाएगा नहीं, जाएगा तो सही, लेकिन उसको फिर मेहनत करनी पड़ेगी जाने के लिए, वो स्मूथली नहीं जा सकता। सेम जब वो करीब आ रहा है तो वहां पर रिपल्शन फील कर रहा है ना, तो ऐसा उसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा, उसकी तरफ नहीं जाएगा, जाएगा तो जरूर, लेकिन वो रिपल्शन फील करेगा, ऑपोजिशन फील करेगा। उस ऑपोजिशन को काट के या ओवरकम करके उसको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जब वो दूर जा रहे हैं, उस ऑपोजिशन को, मतलब यहाँ पे ऑपोजिशन का मतलब क्या है? अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करके उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लेंज़ेस लॉ का सिद्धांत है। अब सवाल ये आता है कि सर लेंज़ेस लॉ में ये जो क्या कहते हैं ऑपोजिशन है, माने यहाँ पे रिपल्शन या अट्रैक्शन। देखो रिपल्शन बेसिकली होता है जब करीब लाते हो,
और अट्रैक्शन कब होता है, जब आप दूर लेके जाते हो। ठीक है, अच्छा इसको समझने का और एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, अभी साइन कन्वेंशंस वगैरह से सब कुछ मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा कि कब क्या होता है। ओके, तो पहले आप एक काम कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद में डिटेल में आगे की बात बताता हूं। आई नीड सम स्पेस। अब देखिए लेंज़ेस लॉ में करंट किस दिशा में बनेगा, ठीक है, करंट किस दिशा में बनेगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो आप विजुलाइज करके निकाल तो सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कॉन्क्रेटाइज कोई तरीका हो, एक फिक्स तरीका हो, कोई साइन कन्वेंशन का तरीका हो, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बेटा एक एल्गोरिथम समझा देता हूं, उसके अनुसार देखिए एक एल्गोरिथम समझा देता हूं, इसको आप पहले लिख लो, इसको दिमाग में बैठा लो। देखो पहली बात तो है कि फर्स्ट लॉजिक कि आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर किस साइड है। आपको पता होगा कि जब आपके पास एक कॉइल होता है तो उसका एरिया वेक्टर में से एक एन कैप निकलता है ना, एरिया वेक्टर डायरेक्शन इस साइड होता है। अब हम यूजुअली क्या करते हैं कि एन कैप को इधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते, डजंट मैटर। लेकिन अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं प्रॉपर, अगर आपको तरीका निकालना है कि करंट किधर बनेगा नहीं बनेगा, ये सब कुछ पता करना है लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंगली, मेक श्योर कि ऑब्जर्वर जिधर होगा उधर की साइड ही मैं एन कैप को लूंगा। मतलब अगर आप ऑब्जर्वर को इधर के साइड ले रहे तो एन कैप इधर के साइड होगा, और अगर मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर इधर के साइड है तो आपका जो एरिया वेक्टर उसका एन कैप इधर के साइड आएगा। तो एक्चुअली देखा गया इसका साइन क्वेश्चन प्रॉपर काम करता है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है बेटा, एन कैप जो है, जो कि बेटे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है उस कॉइल का या सर्किट का, इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, या आप कह सकते हो ऑब्जर्वर जो है वो एन कैप की तरफ है, मतलब एन कैप की तरफ देख रहा है, मतलब ऐसे एन कैप आ रहा है तो ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, और अगर मान लीजिए एन कैप इधर से निकल रहा है तो ऑब्जर्वर उसको ऐसे देख रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है बेटा, अगर मान लीजिए अब जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है, मान लीजिए ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, अब अगर मान लीजिए उसको अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज दिख रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज माने एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो याद रखिएगा जब भी आपका ईएमएफ नेगेटिव आए, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ई का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आए, तो समझ जाइएगा जिधर से ऑब्जर्वर देखता है ऑन ऑब्जर्वर्स साइड करंट इज क्लॉकवाइज, मतलब करंट जो है वो कैसा घूम रहा होगा कॉइल के अंदर, इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज घूम रहा होगा ऑब्जर्वर की साइड से। मतलब अगर मैं ऑब्जर्वर इधर से देखूं और ई मेरा नेगेटिव आ रहा है, मतलब इधर मेरे साइड से ये क्लॉकवाइज दिखेगा, और अगर ई आपका पॉजिटिव आए, याद रखिए ई अगर आपका पॉजिटिव आए ऑन ऑब्जर्वर्स साइड, करंट जो आपका इंड्यूस होएगा वो आपका क्या होएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए एक काम शुरू करते हैं। अब देखिए आपका जो फैराडेज लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आपका ये क्या आता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब इस फाई को आप खोलोगे तो लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब मान लीजिए देखिए जब फाई बदलता है तो देखिए फाई के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स होता है, फाई बेसिकली क्या होता है, बी और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और ये थीटा क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर माने एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो कि एन कैप है, और बी जो वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। एरिया जो है मान लीजिए बी अगर ऐसे जा रहा है, इसके साथ ये एंगल नहीं बना रहा, इसका जो एरिया वेक्टर मान लीजिए ऐसे जा रहा है एन कैप, इसके साथ जो एंगल बना रहा है उसको काउंटिंग में लिया जाता है, ये थीटा वो होता है। ओके, अब फाई कब बदलेगा बेटा, इन तीनों में से कोई ना कोई तो एक बदलना चाहिए ना, या तो ये बदलेगा या तो ये बदलेगा तो ये बदलेगा। अब बदलने का तो मैं कुछ भी बदल सकता हूं, अभी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ये मान के चलता हूं, देखो थीटा जब बदलता है तो क्या होता है ना, कॉइल का ओरिएंटेशन बदलता है। अभी मैं ओरिएंटेशन बदलना नहीं चाहता, मैं इसको फिक्स रखना चाहता हूं, इसको फिक्स रखो। ठीक है, अच्छा एरिया को मैं बदलना चाहता कि जैसे आपका कॉइल है वो ऐसे सिकुड़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, सिकुड़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड उसमें से ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, मैं वो सब अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको भी फिक्स रखते हैं। मैं अभी सिर्फ इस वाले को चेंज करवाऊंगा, मतलब, और कॉस थीटा की बात भी देख लेंगे। अभी थीटा आपका कांस्टेंट है, ए आपका कांस्टेंट, तो आप एक काम करो, ए को बाहर निकाल लो, कॉस थीटा को बाहर निकाल लो, आप अंदर रख लो डी बी बाई डी टी। ठीक है, ये आपका ईएमएफ का फॉर्मूला है। अब हम डाल के देखेंगे वैल्यूज वगैरह, एन का क्या होगा, ए का क्या होगा, थीटा का क्या होगा, डीबी बाई डी टी का क्या होगा। अगर मान लीजिए आपका फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, तो डीबी बाई डी टी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लीजिए दूर जा रहे हैं किसी कारण से,
किसी कारण से फील्ड जो उसके साथ लिंक हो रहा है वो कम हो रहा है, तो डीबी बाई डी टी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अब ओवरऑल ई क्या आएगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं, एक एक करके केस पकड़ते हैं, काम शुरू करते हैं। ओके चलिए देखिए, पहला मान लीजिए केस करते हैं कि आपके पास मान लीजिए पहला केस कर रहे हैं, एक कॉइल है, डॉटेड का मतलब पेज के अंदर है, आपके पास मान लीजिए एक नॉर्थ साउथ, ये आपका मैग्नेट है, इसको आप इधर के साइड लेके आ रहे हो, इधर के साइड लेके आ रहे हो, आपका मोशन इधर के साइड है, ठीक है भाई, ओके डन। अब देखो ये इधर के साइड आ रहा है, अच्छा ऑब्जर्वर किधर के साइड लेना पहले डिसाइड कर लो, ऑब्जर्वर जिधर के साइड देखोगे उधर से सब सारा काम होगा। ऑब्जर्वर मान लो इधर के साइड है, ऑब्जर्वर इधर के साइड है, ठीक है, ऑब्जर्वर इधर के साइड, तो एन कैप जो होगा बेटा वो किधर होगा, ऑब्जर्वर के साइड में होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ना एन से निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर के साइड है। अब एरिया वेक्टर इधर के साइड है एन कैप, मैग्नेटिक फील्ड इधर के साइड है, तो आप खुद सोचो थीटा क्या है आपका 180 डिग्री, एन कैप इधर के साइड, बी वेक्टर इधर के साइड, तो बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो यही होता है ना एन कैप और बी वेक्टर के बीच का, तो एंगल क्या है 180, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो ये मान लो सिंगल टर्न है, अब आपको टर्न देना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, टर्न तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, टर्न कभी नेगेटिव थ्योरी होता है, नंबर ऑफ टर्न्स 2 दे दो 3 दे दो क्या ही फर्क पड़ जाता है। अब मोशन इधर के साइड हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है और वक्त के साथ बढ़ रहा है क्योंकि उसकी तरफ आ रहा है तो बढ़ रहा है, मतलब आपका जो dB बाई dt है वो क्या है बेटा आपका पॉजिटिव है। एरिया को मैंने यहां पे फिक्स रखा हुआ है, थीटा को भी फिक्स रखा हुआ है, थीटा की वैल्यू क्या है 180 है। अब अगर मैं इसमें डालूं तो देखो एन ए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका, सोच के देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप कॉस 180 कर रहे हो, याद है 180, कॉस 180 क्या होता है -1 होता है। अच्छा अब dB बाई dt, चलो फिलहाल मैं इसको cos 180 लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो इसकी तरफ आ रहा है dB बाई dt क्या है आपका पॉजिटिव है, ये तो आपका -1 है, ये तो आपका -1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया नेगेटिव। एरिया का भी, एरिया तो कांस्टेंट है, ये तो पॉजिटिव ही है, एन भी आपका क्या है पॉजिटिव है, और साथ में यहां पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, सारा मिला के देखिए क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस और सारा मिला के प्लस, तो ओवरऑल आपका साइन क्या आ गया ई का प्लस आ गया, ओवरऑल ई का साइन प्लस आ गया। ई का साइन प्लस आने का मतलब क्या होता है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किधर के साइड से ऑब्जर्वर के साइड से, मतलब ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, अगर इधर से देख रहा हो तो उसको यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता हुआ नजर आएगा। अगर मान लीजिए इधर से वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जिस साइड में फ्लो करता है वो वाला साइड कौन सा पोलैरिटी एक्वायर करता है नॉर्थ पोलैरिटी, माने ये वाला साइड नॉर्थ करेगा पीछे वाला साउथ करेगा। देखिए वही लॉजिक आ गया, जब ये नॉर्थ यहां पे करेगा ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा रिपल करेगा, रिपल करेगा ना, तो यही तो लेंज़ेस लॉ का लॉजिक था। अब ये जब इसकी तरफ जा रहा है वो जा नहीं पाएगा, उसको ऑपोजिशन फील होगा, समझ रहे, यही तो लेंज़ेस लॉ का लॉजिक है। देखिए यहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आप बस प्योर मैथमेटिकल इस एल्गोरिथम को फॉलो करते रहिए, आपका मामला सुलझ जाएगा। लॉजिक समझ आ रहा है। अब ये इधर की साइड जा रहा है तो यहां पे उसको क्या करना, ये नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा रिपल्शन क्रिएट कराएगा, तो यहां पे क्या हो रहा है ऑपोजिशन हो रहा है, यहां पे क्या आ रहा है ऑपोजिशन आ रहा है, ठीक है। ऑपोजिशन हम क्यों बोलते हैं बेटा खुद सोचो, रिपल्शन हो रहा है ना, हो क्या रहा है यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे निकल रहा है। अब अगर मान लीजिए यहां पे काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये वाला साइड क्या एक्वायर कर लेता है नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर लेता है, तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा निकलेगा, तो होता क्या है यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है क्योंकि यहां ये वाला साइड नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर रहा है ना, यहां से ऐसे निकल रहा है और उधर से ऐसे आ रहा है, तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहा है ऑपोज कर रहा है। तो रिपल्शन वाले केस में हमेशा क्या होता है दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को क्या करते हैं ऑपोज करते हैं, चाहे नॉर्थ नॉर्थ के लिए हो कि साउथ साउथ के लिए हो। इस चीज को हमेशा याद रखो, जब भी आपका रिपल्शन का केस आएगा वहां पे आपको ऑपोजिशन दिखेगा। ऑपोजिशन क्या ऑपोजिशन, क्या एक दूसरे को ऑपोज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इधर से बाहर मैग्नेट का नॉर्थ पोल से यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है और यहां से जो आपका नॉर्थ बना यहां से भी निकल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ऐसे ऑपोज कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए और एक केस करते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए और एक केस देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये कॉइल है, ये आपका, चलिए इधर मैं नॉर्थ ही रख लेता हूं, आप चाहते तो साउथ भी कर सकते हैं इस वाले साइड को, आप इसको दूर लेके जा रहे हैं। देखिए फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, काफी बच्चे सोचते हैं कि दूर लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर के साइड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर क्यों हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस बात पर डिपेंड करता है कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। हाँ मैं लेके उधर जा रहा हूं, बी वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन तभी भी इधर के साइड है, नॉर्थ से निकल रहा है। हाँ एन कैप इधर के साइड है, इधर के साइड है, मान लो ऑब्जर्वर इधर के साइड है,
ठीक है। अब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो देखो थीटा तो आपका अभी भी 180 डिग्री है, थीटा आपका भी 180 डिग्री है, क्योंकि बी वेक्टर इधर एन कैपिटल। लेकिन आपका जो डीबी बाई डी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो दूर जा रहा है, तो फ्लक्स जो इसके साथ लिंक हो रहा है वो क्या और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब अगर मान लो E का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस एन ए कॉस थीटा डी बी बाई डी टी। अब देखो ये आपका नेगेटिव कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एरिया तो बेटा पॉजिटिव है, ये कौन सा तुम्हारा चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट ही है। एन तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ये भी बेटा तुम्हारे पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव साइन तो लेंजेस लॉ के कारण आ ही रहा था, फॉर्मूले में फेरेडेज लॉ के अंदर आ ही जाता। सबको लगा लो, माइनस 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 हो जाएगा सारा मिला के, ओवरऑल माइनस। बेटा ई आपका माइनस आ रहा है, ई माइनस आने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। किस साइड से, ऑब्जर्वर के साइड से, मतलब ऑब्जर्वर के साइड से, मतलब ऑब्जर्वर यहां पे है ना, एन कैपिटल इधर के साइड ले रखा है, ऑब्जर्वर यहां पे, तो इस वाले साइड से क्या हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज। माने ये वाला साइड क्या अक्वायर करेगा, साउथ पोलैरिटी। माने ये वाला साइड साउथ पोलैरिटी, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोलैरिटी। अब सोचिए साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, खींचेगा। मतलब जब दूर जा रहा है तो वो भी उससे हजम नहीं हो रहा, जब करीब आ रहा है तो वो भी उससे हजम नहीं हो रहा। जब दूर जा रहा है तो उसको खींच रहा है, यही तो हमने सीखा था लेंजेस लॉ में, जब करीब आ रहा तो धक्का मारता है, दूर जाता तो उसको खींच, वही तो कर रहा है। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तरीका, हाँ कमाल का तरीका, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, बस आप ये फॉलो करते थे, इस एल्गोरिथम को फॉलो कर लो, आप इसको लिख लो, इस एल्गोरिथम को, ठीक है। पहले आप इसको लिख लो, इसके ऊपर और भी हम कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा बेटा, और एक चीज आपने पता नहीं नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा, जब आपके कॉइल में, जैसे हमने जो फर्स्ट केस किया, यहाँ पे क्या रहता, आपने नॉर्थ को यहाँ पे रखा हुआ था, साउथ कैसे रखा हुआ था, आप इधर के साइड लेके आ रहे थे, तो इसमें काउंटर क्लॉकवाइज बना था, ऐसे बना था, है ना। ये वाला साइड आपका नॉर्थ था, ये वाला साइड आपका साउथ था। तो एक चीज नोटिस कीजिए, इस बार मैग्नेट से आपका फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, और ये भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल बन चुका है, ये जो आपका कॉइल है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। अब सोचिए, बार मैग्नेट से ऐसे निकल रहा है और इसमें से ऐसे निकल रहा है, दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो बेटा ये जो रिपल्शन वाला केस होता है ना, जब भी हम करीब लेके आते हैं तो रिपल्शन होता है, इसमें फ्लक्स बेटा आपको अपोजिंग ही बनता है, यहां पे अपोजिंग फ्लक्स का ही कंडीशन बनता है हमेशा, आप चेक करके देखिएगा, हमेशा रिपल्शन हो रहा है ना, तो रिपल्शन क्यों होता है, इधर से फ्लक्स उधर से फ्लक्स करेगा तो उसको अपोज करेगा, और जब आप इसको दूर लेके जाएंगे, माने आपका जो फ्लक्स है, देखिए इधर से ऐसे निकल रहा है, अब उस कंडीशन में हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ हुआ था ना, अभी तो कराया। तो अगर यहाँ पे साउथ है, मतलब इसमें फ्लक्स ऐसे घुस रहा है, और ये बार मैग्नेट का फ्लक्स भी इधर घुस रहा है, मतलब बार मैग्नेट का फ्लक्स ऐसे घुस रहा है, और ये जो अपने आप में एक डाइपोल बन गया मैग्नेट, उसका भी फ्लक्स ऐसे घुस रहा है, तो दोनों फ्लक्स एक ही दिशा में। तो यहाँ पे बेटा फ्लक्स जो होता है वो सपोर्टिंग होता है, यहाँ पे सपोर्टिंग फ्लक्स होता है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। हाँ वो अलग बात है कि इसके चलते होता क्या है, अट्रैक्शन है। अब ऐसे इमेजिन कर लो ना, ये तो सीधा सपाट हिसाब है जिंदगी का है, सीधा सपाट हिसाब है। दो इंसान अगर ऑपोजिंग होता है, दोनों का अगर मान लीजिए मेल नहीं होता, ओपिनियंस मैच नहीं करते, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। तो जहां पे ऑपोजिशन आता है वहां पे रिपल्शन नहीं आता। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों इंसान का मेंटेलिटी अगर मान लीजिए मैच करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, मतलब ये भी वैसा ही सोचता है, ये भी वैसा ही सोचता है, तो जहां पे सपोर्टिंग का केस हो जाता है, वो सपोर्टिंग का केस हो गया ना, मैं उसके ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा हूं, वो मेरे ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, हम दोनों के बीच में क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा, एक दोस्ती बनेगी। तो वही लॉजिक है, जिंदगी का फिलॉसफी और फिजिक्स का फिलॉसफी एक ही है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि रिपल्शन वाले केस में हमेशा ऑपोजिंग फ्लक्स बनता है, दोनों फ्लक्स ऑपोजिट होते हैं, और अट्रैक्शन वाले केस में हमेशा सपोर्टिंग फ्लक्स बनता है। अच्छा, और एक चीज इस वाले अभी टॉपिक के अंदर हम सारा जो मामला है ईएमएफ का जो करा रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस का, वो मोशन के थ्रू करा रहे हैं। अगर आपको फैराडेज के सारे एक्सपेरिमेंट पता हो तो आपको पता होगा कि ये सारा कांड जो है ये हम बिना मोशन कराए भी कर सकते हैं फैराडेज के थर्ड एक्सपेरिमेंट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल है, इस कॉइल को आपने की ऐसे ऑन किया तो इसमें से धीरे धीरे करंट ऐसे बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ता है, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता है ड्यू टू अ प्रॉपर्टी नोन एज सेल्फ इंडक्शन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब वही फ्लक्स इसको लिंक कर रहा है, अब इसमें भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मोशन कहीं भी नहीं हुआ। तो अगर मान लीजिए वो वाला केस भी अगर आप इस पे लगाना चाहते लगा सकते हो, बस उसमें भी यहाँ पे डीवी बाई डी टी बढ़ेगा घटेगा, सब कुछ सेम चलेगा, बस उसमें बस ये है कि जो बढ़ना घटना है वो मोशन के कारण नहीं हो रहा, वो मोशन के कारण नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे बढ़ना घटना जो है मोशन के कारण हो रहा है। मैंने क्या बोला बेटा, ईएमआई का जो टॉपिक है यहाँ पे सारा मामला होता है, ये जो तुम्हारा फ्लक्स होता है इसका बढ़ना घटना। अब ये बढ़ना घटना रुके रुका है हालत में भी आप कर सकते हो, मूव करा के भी कर सकते हो। बार बार उसी वजह से मैं बता रहा हूं कि आपका जो पहला जो लेक्चर है इसका
फैराडेज लॉ का, वो आप पहले देख लो फैराडेज, आपको समझ आ जाएगा कि ये सारा खेल आप मोशन करा के भी कर सकते हो, बिना मोशन करके भी कर सकते हो। अभी ये एल्गोरिथम दोनों के लिए काम कर जाएगा। फिलहाल मैं अभी एग्जांपल मोशन वाला ही कर रहा हूं, ठीक है। आपको कोई सा भी लॉजिक लगाने लगा सकते हो, बिना मोशन किए, मोशन किए, एरिया को बदलना है, ये बदलना है, सब पे काम कर जाएगा ये लॉजिक। ओके, अच्छा, तो अब देखिए हमने 2 केसेस कर लिए, अब तीसरा केस करते हैं हम, ठीक है। तीसरे केस में सपोज कीजिए कि आपका कॉइल ऐसा है, अब मैग्नेट को उधर ही लेके जाऊंगा, बोलो पिछली बार तो वही किया था सर आपने फर्स्ट केस में, हाँ इस बार नॉर्थ था ना, अब इधर साउथ रखूंगा, यहाँ पे नॉर्थ रखूंगा। अब इसको उधर लेके जा रहा हूं। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की साइड है, साउथ अगर है तो मतलब इसमें ऐसे घुस रहा है और इधर से ऐसे निकल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की साइड है। ऑब्जर्वर कहां पर है, रख लो भाई, तुम्हारी मर्जी, यहां पे रख लो। और सर अगर मैं यहां पे रखूं, रख लो, आ जाएगा, तब भी काम कर जाएगा। ऑब्जर्वर तुम जहां पे रख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। मान लो ऑब्जर्वर को यहां से अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपको ई पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर वो इधर से देखेगा तो वही सेम सिनेरियो उसको कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इधर से जब देखेगा उसको ये क्या दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। ये सारा परसेप्शन का खेल है, बात को समझो। एक साइड से जो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उसके कंडीशन में आपको ई पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि ई पॉजिटिव होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन अगर आप उसी केस को इधर से देखोगे तो वही वाले केस में यहां पे करंट आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब इस वाले केस में आपको ई नेगेटिव दिखेगा। तो सारा परसेप्शन का खेल है, ठीक है। मैं करके दिखा दूंगा, देखो अब ऑब्जर्वर इधर है तो एन कैप इधर के साइड है, आप इसको मान लो उधर के साइड लेके जा रहे हो, सपोज को उधर के साइड लेके जा रहे हो, तो चलो उधर के साइड में लेके जाते हैं, पहले इधर के साइड लेके आते हैं, चलो इधर के साइड लेके आते हैं, ठीक है। अगेन अगर मैं करीब ला रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा बेटा, रिपल्शन होएगा। रिपल्शन कब होता है, जब ऑपोजिंग फ्लक्स होता है। ऑपोजिंग फ्लक्स कैसे आएगा, यहां पे का साउथ होती है, यहां पे भी साउथ पोलैरिटी आनी चाहिए, देखते आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका जो dv बाई dt है बेटा वो तो पॉजिटिव है। थीटा क्या आ जाएगा बेटा, बी वेक्टर भी इधर के साइड है और आपका एन कैप भी इधर के साइड है, तो इस बार क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अब लगाओ E इज इक्वल टू माइनस एन ए कॉस थीटा डी बी बाई डी टी। ये बेटा आपका पॉजिटिव है, कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, एन तो पॉजिटिव होता ही है, और यहाँ पे नेगेटिव। तो सारा मिला के ये आपका क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब क्लॉकवाइज होगा और साउथ पोलैरिटी अटेन करेगा, मतलब ये वाला साइड साउथ पोलैरिटी अटेन करेगा। अभी तो मैंने बोला कि यही करेगा, क्योंकि साउथ नहीं करेगा तो साउथ से अपने आप को रिपेल कैसे करेगा। लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अच्छा चलिए और एक केस करते हैं। मान लीजिए यहीं पे साउथ रखते हैं, यहाँ पे नॉर्थ रखते हैं, आप इसको करीब नहीं लेके आते, दूर लेके जाते हैं, तो बेटा dv बाई dt आपका नेगेटिव हो जाए। एन कैप मान लीजिए इधर के साइड है, ऑब्जर्वर इधर के साइड है। अच्छा b का डायरेक्शन इधर के साइड है, नॉर्थ से ऐसे निकल रहा है और इसमें से गुजर रहा है, तो dv बाई dt आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आप दूर जा रहे हो, फ्लक्स जो इसके साथ टच कर रहा है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा इसमें हमने डायरेक्शन नहीं बनाया था ना, तो क्लॉकवाइज कैसे होता है, डायरेक्शन बना देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, करंट तो बनाना होता है। हाँ तो दूर जा रहे तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा थीटा क्या है बेटा, एन क्या भी इधर, बी वेक्टर भी उधर, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब लगाओ E इज इक्वल टू माइनस एन ए कॉस थीटा डी बी बाई डी टी, ठीक है। अच्छा dv बाई dt नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, cos 0 डिग्री 1 होता है, ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, सारा मिला के बेटा आपका आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव माने एंटी क्लॉकवाइज, किस साइड से, बार बार बता रहा हूं किस साइड से, जिस साइड से ऑब्जर्वर है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहां पे नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट होएगा, ये वाला साइड नॉर्थ होएगा, ये वाला साइड साउथ होएगा। नॉर्थ का मतलब होता है ऐसे करंट जाएगा। हाँ तो सही है ना, नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी तो बोला था जब करीब आता तो रिपल्शन होता है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे रिपल्शन होता है, और दूर जा रहा है तो क्या आएगा, अट्रैक्शन तो होगा। देखो कहीं से भी देख लो, सारा मामला सेटअप हो रहा है, काम कर रहा है ना, बड़ा मजेदार चीज है ये। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर ऑब्जर्वर को पीछे लेके करते हो तो अभी आप समझा रहे थे उससे भी काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलो मैं इसी एग्जांपल के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ, घुमा घुमा के कई तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ, हर बार रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। देखो अगर आप कहते हो सर इसी वाले केस में आप ऑब्जर्वर को इधर वाले साइड में ले लो, चलो भाई कर लेते हैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। मान लो कि आपका जो ऑब्जर्वर है, इसका तो इधर के साइड था, ऑब्जर्वर इधर के साइड है, तो एन कैप इधर के साइड आएगा, इधर के साइड आएगा, जिधर ऑब्जर्वर उधर के साइड एन कैप आएगा। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर के साइड है ना, ऐसे गुजर रहा है, इधर से ऐसे निकल रहा है। अब देखो एन कैप इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा,
180 डिग्री। और मान लो ये आप इधर के साइड लेके आ रहे हो, इधर के साइड लेके आ रहे हो, हाँ यही वाला केस कर रहा हूँ ना, इधर से साइड लाने का। तो बेटा dv बाई dt जो है वो आपका पॉजिटिव होएगा। अब e लगाओ तो माइनस एन ए कॉस थीटा dv बाई dt। dv बाई dt क्या हो रहा है बेटा आपका पॉजिटिव। कॉस थीटा कॉस 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पे नेगेटिव। एरिया आपका पॉजिटिव, एन आपका पॉजिटिव ही होता है, और ये तो फॉर्मूले में नेगेटिव था। सारा मिला के क्या आ गया देखो, पॉजिटिव आ गया। मतलब क्या हो जाएगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा किधर के साइड, जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है। मतलब इस साइड से उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब नॉर्थ पोलैरिटी दिखेगा। हाँ तो इस साइड नॉर्थ पोलैरिटी तो था, बात को समझ रहे हो। पिछली बार में इधर था तो मुझे ई नेगेटिव दिखा था, तो नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज माने साउथ पोलैरिटी, तो इस वाले साइड में साउथ था तो पीछे का नॉर्थ ही होना था। अब मैं इधर से देख रहा हूं तो इधर मुझे ई अभी पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज माने नॉर्थ पोलैरिटी। तो हाँ तो पीछे तो नॉर्थ पोलैरिटी बनना था। तो इसमें और उसमें क्या फर्क पड़ा, केस तो दोनों का एक ही है, बस एक वाले में ऑब्जर्वर को मैंने यहां पे रखा, एक बार ऑब्जर्वर को यहां पे रखा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो उसको साउथ पोलैरिटी दिखेगा, तो क्लॉकवाइज दिखेगा। इधर से देखेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा क्योंकि नॉर्थ पोलैरिटी आएगा। तो केस तो दोनों में एक ही बता रहा है, बस परसेप्शन का खेल है। उधर से उसको नॉर्थ दिख रहा है, सॉरी साउथ दिख रहा है, इधर से उसको नॉर्थ दिख रहा है, तो बात तो एक ही है। मतलब ये वाला साइड क्या हो जाएगा नॉर्थ, ये वाला साइड क्या हो जाएगा साउथ, करंट का डायरेक्शन तो वही रहेगा, सेम ही तो है। बात समझ रहे हैं। ऑब्जर्वर आप कहीं पे भी ले लो, उससे सिचुएशन नहीं बदलने वाला। हाँ ऑब्जर्वर कहां पे है उसके अकॉर्डिंगली परसेप्शन बदल सकता है, लेकिन सिचुएशन नहीं बदल सकता। बात को ध्यान से बात को समझिए। जैसे मान लीजिए पेन है यहां पे रखा हुआ है, तो अगर मैं यहां पे खड़ा होकर ऑब्जर्वर हूं, मैं यहां पे बताऊं तो मेरे किस साइड है, मेरे मतलब आपके हिसाब से देखूं तो मैं अपने हिसाब से देखूं तो ये मेरे दाएं साइड है। अब पेन यहीं पे है, पेन में कुछ मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा, सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट में छेड़छाड़ नहीं कर रहा। अब मैं इधर चला गया, अब ये पेन किधर है, मेरे लेफ्ट साइड में। पेन तो बेटा वहीं पे है, पेन थोड़ी बदल रहा है, ये तो ऑब्जर्वर का अपना पोजीशन बदल रहा है। उसके चलते यहां पे, चलिए तो बैले डांस हो गया, इसके चलते यहां पे आपको थोड़ा अलग दिख रहा है। इधर से देखेगा तो उसको राइट ही दिखेगा, इधर से देखेगा तो उसको लेफ्ट ही दिखेगा, लेकिन चीज तो वहीं पे है, सिचुएशन तो वही है। तो वही मैं बता रहा हूं, ये साउथ ये नॉर्थ, तो सिचुएशन वही है इस वाले कंडीशन के लिए। अब उधर से देखो तो कुछ और दिख रहा है, इधर से देखो तो कुछ और दिख रहा है। मैथ्स आपको उसके अकॉर्डिंगली सारा बात आपको समझा रहा है। समझ रहे कितने कमाल की चीज है। चलिए एक हम केस एंगल पे भी करते हैं। मतलब एंगल में मतलब सर एंगल को बदलोगे, नहीं एंगल को नहीं बदलूंगा, अभी तक एंगल हम सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए ही कर रहे थे, कुछ और भी केस करते हैं ना। जैसे मान लो एक केस करते हैं कि आपका ऐसे नॉर्थ और साउथ है और आपका जो बार मैग्नेट है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आप मूव करा दो, ऐसे ऑब्लिकली मूव करा दो। बेटा देखो ध्यान से बात को समझो, चाहे आप ऐसे सीधे कराओ, लीनियरली कराओ या ऐसे ऑब्लिकली कराओ, अगर आप करीब लेके जा रहे हो तो रिपल्शन ही होगा। बात को समझो। और वैसे ही जब दूर लेके जा रहे हो, आप ऐसे सीधा लेके जाओ लीनियरली, या ऐसे लेके जाओ या ऐसे लेके जाओ, अगर आप दूर लेके जा रहे हो तो अट्रैक्शन ही होगा। तो लीनियर होने से या ऑब्लिक होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो होना होगा वही होगा। और वो एक ही सिद्धांत है, करीब जाए तो रिपल्शन माने फ्लक्स विल बी ऑपोजिंग, दूर जाए तो अट्रैक्शन मतलब फ्लक्स विल बी सपोर्टिंग। ठीक है, चेक करके देखते हैं ऐसा होगा। अरे बिल्कुल होगा भाई, काहे नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। देखो आप इधर मूव करा रहे हो, पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर साइड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस साइड है ना, ऐसे निकल रहा है फ्लक्स और इसमें ऐसे घुस रहा है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है। अच्छा ऑब्जर्वर किधर रखना है, अगेन ऑब्जर्वर चाहे इधर रखो कि उधर रखो, जो सिचुएशन बनना होगा वही सिचुएशन बनेगा। बस ऑब्जर्वर को यहां से कुछ और दिखेगा, वहां से कुछ और दिखेगा, लेकिन दिख रहा अलग अलग, लेकिन चीज तो बेटा एक ही है ना। अब मान लो ऑब्जर्वर आप यहां पे रख लो, एन कैप इधर के साइड। अच्छा अब इनके बीच में एंगल क्या आएगा, देखो यहां पे थोड़ा बनाना गंदा हो जाएगा, मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूं। बी वेक्टर आपका इधर के साइड जा रहा है, एन कैप आपका इधर के साइड है, ये आपका मान लो इसके बीच में थीटा है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, चलो मान लिया थीटा। अब जब हम फाई में ये जो थीटा बिठाते हैं, इस फाई के अंदर जो ये थीटा बिठाते हैं, वो थीटा बेसिकली क्या होता था, बी वेक्टर और एन कैप के बीच का एंगल। अगर आपने थोड़ा वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम तब पता कर सकते हैं या तब बता सकते हैं कि ये है, जब दोनों का टेल जो होता है एक जगह पे टच करता है, या तो दोनों का जो टॉप है वो एक जगह पे टच करता है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर देखो, इसका
हेड और इसका टेल एक जगह पे टच कर रहा है, तो इनके बीच का ये जो एंगल आपको दिख रहा है, अभी मैंने जो बना के रखा है थीटा, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच के एंगल को पता करने के लिए दोनों की पूंछ को एक जगह पे टच होना पड़ेगा, दे हैव टू बी को-इनिशियल वेक्टर, या तो दोनों का सर एक जगह पे टच होना चाहिए, दे हैव टू बी को-टर्मिनेटिंग वेक्टर। तो यहां पे तो है नहीं ऐसा, तो इसको थीटा मत मान लो। आधे बच्चे ये गलती कर लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं, ये थीटा नहीं है बेटा, ये दोनों वेक्टर के बीच का थीटा नहीं है, तो थीटा कैसे पता करें? पहले इसको आप पैरेलली शिफ्ट कर लो, ऐसे ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर लो, ये आपने क्लास 11 में सब पढ़ा होगा वेक्टर के चैप्टर में। तो बेटा ये एंगल क्या आ गया 180 माइनस थीटा। या तो अगर आपका बी वेक्टर ऐसा है, एन कैप ऐसा है, तो आप एक काम करो ना, एन कैप को पीछे के साथ शिफ्ट कर लो, तो अगर यहां पे थीटा तो यहां पे घूम के फिर 180 माइनस थीटा आ जाएगा। यहां पे दोनों की पूंछ टच कर रही है, यहां पे दोनों का सर टच कर रहा है, लेकिन इनको दोनों केस में एंगल क्या बता रहा है 180 माइनस थीटा। हाँ, तो ये वेक्टर के बीच का एक्चुअल एंगल है। वेक्टर के बीच का एक्चुअल एंगल तभी पता चलता है जब उनकी पूंछ टच करती है या तो सर टच करता है, ऐसी हालत में नहीं आता। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, अगर मान लो इस वाले कंडीशन को मैं थीटा मानता हूं, इस वाले एंगल को थीटा मानता हूं, तो दोनों के बीच का एंगल एक्चुअली 180 माइनस थीटा है। ठीक है, तो आप एंगल क्या लोगे 180 माइनस थीटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, cos 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा, डालना तो वही पड़ेगा ना, cos ऑफ दैट एंगल बिटवीन द बी वेक्टर एंड एन कैप। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, अगर आपको पता हो, सेकंड क्वाड्रेंट का लॉजिक है, माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब अगर आप ईएमएफ निकालते हो तो क्या आएगा, एन ए cos 180 माइनस थीटा, एंगल तो यही है ना, और यहाँ पे dB बाई dt। अच्छा, हम करीब लेके जा रहे हैं तो बेटा फ्लक्स की मात्रा बढ़ रही है, तो dB बाई dt क्या आएगा पॉजिटिव, तो बेटा ये पॉजिटिव, ये आपका क्या आया माइनस cos थीटा, है ना, मतलब आप इसको माइनस से ले लो, अभी तो फिलहाल मैं साइन को लेके काम कर रहा हूं। ये आपका पॉजिटिव, एन भी पॉजिटिव, यहां पे तो नेगेटिव, सारा मिला के देखो क्या आ रहा है पॉजिटिव। मतलब ये वाला साइड जहां पे ऑब्जर्वर, जिस साइड से ऑब्जर्वर देख रहा है, उस साइड से कॉइल में आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, नॉर्थ पोलैरिटी, इस वाले साइड में नॉर्थ दिखेगा, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो घूम फिर के मामला तो बेटा वही हुआ, रिपल करेगा, और फ्लक्स का नेचर क्या आएगा, ऑपोजिंग फ्लक्स होगा। बात को समझ रहे हो, अपोजिशन का ही हुआ, रिपल्शन का ही हुआ। हाँ, तो करीब जब आप लेके जाओगे तो रिपल्शन ही होगा, चाहे आपसे ऐसे लेके जाओ कि ऐसे लेके जाओ। हाँ, अगर आप ऐसे लेके जाओगे कि ऐसे लेके जाओगे, वहां पे आपको एंगल को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसे पूरा लीनियर लेके जाते हो तो पता चल जाता है, अगर इन कैप ऐसा है तो ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 है, और अगर दोनों ऐसे है तो पता चल जाता है 0 डिग्री है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है तो जब भी आपको दोनों के बीच का एंगल पता करना है, तो मेक श्योर कि दोनों की पूंछ जो एक जगह पे टच कर रहा है, या तो दोनों का सर एक जगह पे टच कर रहा है। नहीं कर रहा है तो आपको पैरेलली ऐसे शिफ्ट करा के उसको फिगर आउट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा चलिए मान लीजिए एक केस और करता है। सर इतने देर से आप यही सब समझाया जा रहा है, बेटा ये आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन भी समझ सकते हो अपने तरीके से। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कंपटीशंस में, कैसे एंगल पे लेके जा रहे हैं, ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें ना करें, तो ये एल्गोरिथम फॉलो कर लो। और उतना भी नहीं करना तो दिमाग लगाओ। अभी मैंने क्या बोला, करीब जाए तो रिपल्शन, अब रिपल्शन कैसे होगा, साउथ तो यहाँ पे साउथ होगा, नॉर्थ तो नॉर्थ होगा, दूर जाए तो अट्रैक्शन, यहाँ पे साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा। अब सीधा जाए टेढ़ा जाए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशन वही रहेगा। अच्छा, अब जैसे मान लो और एक केस करते हैं, आप मान लो यहाँ पे नॉर्थ रखो, यहाँ पे साउथ रखो, इसको दूर ले जाओ, इसको दूर ले जाओ, मतलब आपका dV बाई dt। या चलो थोड़ा दूसरा केस करते हैं, हर जगह एक जैसा थोड़ी करना है। मान लो यहाँ पे साउथ कर देते, यहाँ पे नॉर्थ कर देते, और दूर लेके जा रहे हो, दूर लेके जा रहे हो तो बेटा आपका dV बाई dt क्या हो जाएगा, आपका dV बाई dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, दूर लेके जा रहे हो, दूर जा रहे हो ना भाई। अच्छा, B का डायरेक्शन क्या है, साउथ है, इसमें घुस रहा है ऐसे, यहां से ऐसे निकल रहा है, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर के साइड है, ऑब्जर्वर मान लो इधर के साइड है, तो एन कैप इधर के साइड है। अब देखो बी वेक्टर इधर के साइड है, एन कैप इधर के साइड है। अब इनके बीच में जो एंगल है, इसको तो मैं प्रॉपर वो एंगल कह सकता हूँ जो बी और एन के बीच में होता है, क्योंकि तो दोनों की पूंछ एक जगह पे टच कर रही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले वाले में दिक्कत था, पिछले में बी इधर के साइड था और एन इधर के साइड था, तो एक का सर दूसरा वाले के पूंछ के साथ टच कर रहा था, तो वो उन दोनों के बीच का एंगल नहीं कहला सकता। अब तो कहला सकता, अब तो ठीक है, जब ठीक है तो वहां पे क्यों आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना है, ठीक है यही है आपका। और कॉस थीटा, थीटा आपका क्या एक्यूट एंगल है, अभी थीटा पता नहीं क्या है, अगर आपको ये चीज नहीं पता तो सुन लो। जब तुम्हारा 90 से नीचे होता है ना, जब थीटा तुम्हारा 90 से नीचे होता है तो हमेशा याद रखना कॉस थीटा तुम्हारा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। और अगर मान लो 90 से ऊपर चला जाए तो बेटा तुम्हारा कॉस थीटा नेगेटिव आता है।
तो ये एक्यूट एंगल है, 90 से नीचे है तो cos थीटा कुछ पॉजिटिव आएगा। आप चेक करके देख लो ना, cos 30, cos 60, cos 45 ये सब तो एक्यूट एंगल होता है, उसकी वैल्यू से सब पॉजिटिव आते हैं। और 90 से ऊपर लेके देख लो, cos 120, cos 135 ये सब तुम्हारा नेगेटिव आता है। तो ये एक्यूट एंगल है तो मतलब पॉजिटिव आएगा, मतलब तुम्हारा cos थीटा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है 90 से नीचे। अब लगाओ E इक्वल टू माइनस एन ए कॉस थीटा dB बाई dt, ये दूर जा रहा है ना बेटा, तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सारा मिला के पॉजिटिव। तो पॉजिटिव माने यहाँ पे क्या आएगा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वर के साइड से, ये वाला साइड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला साइड बनेगा नॉर्थ, ये वाला साइड बनेगा साउथ। हाँ सही बात है ना, नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो दूर जाने नहीं देगा ना, दूर जा रहा है मतलब कि अट्रैक्शन आएगा। अट्रैक्शन कैसे आएगा, ये साउथ इस वाले साइड में क्या आना चाहिए, नॉर्थ आना चाहिए। लॉजिक तो काम तो कर रहा है, मतलब क्या लॉजिक है इसका कि करीब आए तो रिपल्शन, नॉर्थ है तो नॉर्थ, साउथ है तो साउथ, दूर जाए तो अट्रैक्शन। मैग्नेट में अगर साउथ है तो इधर नॉर्थ होएगा, अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होएगा। अब यही सिचुएशन सीधा हो कि टेढ़ा हो, ऑब्लिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशन एक ही है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अब इसके ऊपर कुछ हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक वायर है, ये डॉट का मतलब पेज के अंदर है, ठीक है, डार्क का मतलब पेज के बाहर है, और बेटा ये कंडक्टिंग है, ध्यान से देखिए, ये क्या है बेटा आपका कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मेटल है। और एक मैग्नेट को आप ऊपर से ऐसे गिरा रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं एक मैग्नेट, ठीक है। अब ये नीचे गिर रहा है, मान लीजिए विद एन एक्सेलरेशन a। आपको बेटा फाइंड करना है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल, और साथ ही साथ आपको चेक करना है, मैं दो क्वेश्चन एक साथ कंबाइन दे रहा हूं आपको, चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन ए जो है वो जी से बड़ा होगा, दूसरा ऑप्शन ए जो है वो जी के इक्वल होगा, तीसरा ऑप्शन ए जो है वो जी से छोटा होगा, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ये बच्चों का बेटा फेवरेट ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, है ना। हाँ, जय माता दी बोल के यही टिक कर देते हैं हमेशा, हमेशा ये ऐसा नहीं होता। अब देखो, अब इसका लॉजिक क्या है, याद रखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली जब एक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ तो हमेशा इंड्यूस होता है, चाहे तुम्हारा सर्किट ओपन हो कि क्लोज हो, कंडक्टिंग हो कि नॉन कंडक्टिंग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क पड़ता है। लेकिन करंट को फर्क पड़ता है। करंट एकमात्र तभी हो सकता है अगर तुम्हारा सर्किट क्लोज्ड हो एंड कंडक्टिंग। अगर मान लीजिए आपका सर्किट क्लोज नहीं है, कंडक्टिंग है, तो ईएमएफ तो बन के रह जाएगा लेकिन करंट नहीं फ्लो करेगा। और मान लीजिए आपका जो सर्किट है वो क्लोज्ड है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, तब भी ईएमएफ तो बनेगा लेकिन करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ईएमएफ हमेशा बनेगा, करंट फ्लो करेगा, वो कंडीशनल है। अब देखो ये सर्किट कंडक्टिंग है, हाँ है, क्लोज्ड है, हाँ है, मतलब ईएमएफ तो बनेगा ही, साथ में करंट भी बनेगा। अब करंट कैसे बनेगा, देखो जब ये इसकी तरफ आ रहा है, आप चाहो तो एल्गोरिथम को यूज करके भी निकाल सकते हो, ऑब्जर्वर को यहाँ पे रख लो, यहाँ पे इनकैपेस करके उसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी तरफ आ रहा है मतलब क्या आएगा, रिपल्शन आएगा। रिपल्शन कैसे आएगा, इस वाले साइड को, मतलब अगर ऊपर से देखो तो इस वाले साइड को क्या होना पड़ेगा, नॉर्थ होना पड़ेगा, इस वाले साइड को साउथ होना पड़ेगा। अगर इस वाले साइड को नॉर्थ होना पड़ेगा तो इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, है ना, उसकी करीब, उसकी तरफ आ रहा है। अभी जो एल्गोरिथम था उसको लगा के भी देख सकते हो, ऑब्जर्वर को वहां पे ले लो, तो आपका ऑब्जर्वर इधर के साइड, तो इन कैप इधर से लेना, ऑब्जर्वर इधर से ले रहे हो तो इन कैप इधर के साइड लेना, आप चेक करके देख सकते हो। इधर से लेके देखोगे तो आपको ई पॉजिटिव दिखेगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि नॉर्थ बन रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इधर से देखोगे तो एन कैप इधर के साइड आएगा, ई आपका नेगेटिव आएगा, मतलब क्लॉकवाइज। माने इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा ना, जो कि है। तो ये आपका पहला वाला पार्ट का क्वेश्चन आ गया। तो अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ हमने डिसाइड कर लिया कि किधर के साइड इसका करंट का डायरेक्शन बनेगा। अब आपको पता करना है ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है। देखो ध्यान से बात को, जब वो इसकी तरफ आ रहा है बेटा, यहां पे हो क्या रहा है, रिपल्शन। अगर रिपल्शन हो रहा है तो बेटा अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, अब नीचे से एक धक्का लग रहा है, अगर नीचे से धक्का लग रहा है तो धक्का क्या करेगा, उसका जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है, देखिए वो नीचे से ऐसे गिर रहा था, उसका तब एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था, जी था। नॉर्मल तो जी होता है ना जब मान लीजिए फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए अभी फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं नीचे से धक्का दे दूं तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ये उतनी जल्दी से नहीं करेगा जितनी जल्दी से वो पहले गिर रहा था। तो मतलब आपका जो नया एक्सीलरेशन आएगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, जी से कम हो जाएगा। समझ बात को, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो जितनी स्पीड से वो गिर रहा था उतनी स्पीड से गिरेगा नहीं। मान लीजिए वो इतनी स्पीड से गिर रहा था, ऐसे गिर रहा था, फिर अचानक से स्लो डाउन होगा,
ऐसे स्लो डाउन हो गया। और जब इसको पूरा पास करके निकल जाएगा ना तो फिर जाके नीचे गिर जाएगा। ऐसे आराम से आ रहा था तो फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर अचानक से स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन जब हो रहा था मतलब क्या, वो तो जी के वैल्यू से गिर नहीं रहा, उसके कम वैल्यू से गिर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। गॉट द पॉइंट। अच्छा मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए ये जो कॉइल है इस पार्ट को पास करके निकल चुका है, इस पार्ट को पास करके निकल चुका है, वो मान लीजिए अभी यहां पे मान लीजिए ये आपका साउथी है, ये आपका नॉर्थी है, गिर रहा है नीचे की साइड गिर रहा है। अभी आपको पता करना है करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख नहीं रहा, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फॉर दिस डायग्राम, मतलब इसको पास करके निकल गया। अब क्या हो रहा है देखो, दूर जा रहा है, पिछली बार तो उसमें उसके करीब आ रहा था, दूर जा रहा है, उससे दूर जा मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब अगर यहाँ पे साउथ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे साउथ है, तो ये जो कॉइल है, कॉइल का ये वाला जो सरफेस है ये क्या आना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब दूर जाता है तो अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर्थ। ऊपर वाले साइड में क्या आना चाहिए, साउथ। तो अगर ऊपर वाले साइड में साउथ आएगा मतलब डायरेक्शन का क्या आएगा, क्लॉकवाइज। ऊपर वाले साइड में क्या आएगा, क्लॉकवाइज। सो दिस इज आवर इंड्यूस्ड करंट विल बी, अरे इसका उल्टा ही होगा, मतलब जब दूर आ रहा, देखो जब इसके करीब आ रहा था, ऐसा आ रहा था, अचानक से स्लो डाउन हो गया, उसके थ्रू पास हो गया। अब जब जा रहा है तो उसको जाने भी ठीक से दे नहीं रहा, तब भी उसको खींच रहा है। कितनी कमाल की चीज है, आ रहा था आराम से फ्री फॉल कर रहा था, उसको रोक दिया, अब पास करके निकल गया, अब उसको जाने भी नहीं दे रहा। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो नीचे से स्लिप डाउन करता है, कुछ दूर जाने के बाद वो स्लिप डाउन करता है, ठीक है। तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, उसका स्लो डाउन ही हो रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जी से कम ही होएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो कमाल का क्वेश्चन है, बच्चे आधे यहां पे कंफ्यूज होकर बैठे रहते हैं। मान लो ये आपका वही कॉइल है और एक बार मैग्नेट, चलिए इस बार मैं साउथ इधर देता हूं, नॉर्थ इधर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मान लो नीचे की तरफ गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, मान लो ये आपका फ्री फॉल कर रहा है। अच्छा फ्री फॉल का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ बच्चे कहते हैं जो फ्री में फल मिलता है ना सर लंगड़ में, उसको फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल उसको नहीं बोलते कि फ्री में फल मिल रहा है तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं, अरे ऐसे नहीं होता भाई। फ्री फॉल का मतलब होता है ग्रेविटी के असर से जब कोई बॉडी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और ग्रेविटी के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि तो बेटा तू ही संभाल ले, ग्रेविटी को बोलते हैं तो तू ही संभाल ले। तो ग्रेविटी जब उसको अपने हिस्से में ले लेता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और उसके अकॉर्डिंगली वो जब नीचे गिरता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, उसको कहा जाता है फ्री फॉल। और फ्री फॉल का मतलब हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होता कि आप किसी को ऐसे फेंक तो वही फ्री फॉल होता है। अगर मैं इसको ऐसे थ्रो करके फेंकूं वो भी फ्री फॉल होता है, ऐसे करके फेंकूं वो भी फ्री फॉल होता है, क्योंकि उसके बाद आप थ्रो करने के बाद वो तो अर्थ का ग्रेविटी उसको संभाल रहा है ना। तो जब अर्थ का ग्रेविटी संभालता है किसी की वर्टिकल मोशन को डाउनवर्ड्स या अपवर्ड भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, उसको हम बेसिकली बोलते हैं फ्री फॉल। ओके अच्छा अब नीचे की तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है, करीब आ रहा है, मतलब क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर ये साउथ है तो ये वाला साइड क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, ऊपर वाला साइड इसको जो फेस कर रहा है। अब साउथ कैसे होगा, जब इसमें क्लॉकवाइज होएगा। तो लो करंट का डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है। अच्छा और एक चीज, ये कंडक्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग है, क्लोज है सर्किट, तभी ये हो सकता है। और बेटा यहां पे भी तो रिपल्शन ही हो रहा है, मतलब इस वाले केस में भी ए आपका क्या आ जाएगा, जी से कम आ जाएगा। मैंने ऑप्शंस लिखा नहीं लेकिन होगा तो यही। अच्छा एक केस और करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये तुम्हारा वुड का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है या कोई भी मटेरियल, जैसे मान लो माइका का बना हुआ है, कुछ भी प्लास्टिक है, लकड़ी है, कुछ भी, रबड़ है। अब मान लो यहां पे तुम्हारा वो क्या कहते हैं, एक बार मैग्नेट गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। अब बता रहा है कि यहां पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, और वही ऑप्शन के लेसर देन जी, ग्रेटर देन जी, दिस दैट, वो सब पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मैं दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप समझ जाओ क्या आएगा। ध्यान से बात को समझो बेटा, सर्किट क्लोज्ड है, ठीक है, करीब आ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो सब ईएमएफ हमेशा इंड्यूस होता है, उसको घंटा कुछ फर्क पड़ता है कि मटेरियल क्या है, क्लोज है, ओपन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन करंट को करता है बेटा, करंट को करता है। तो बेटा यहां पे वुड है, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो बेटा इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इवन इफ इट इज क्लोज्ड, कैसे करेगा, करंट नहीं करेगा, नो इंड्यूस्ड करंट। तो बेटा जब करंट ही इसमें फ्लो नहीं करेगा तो इसमें मैग्नेटिक जो पोलैरिटी है, ये तो मैग्नेटिक डायपोल बन ही नहीं पाएगा, इसमें कोई पोलैरिटी आएगा ही नहीं, किधर के साइड, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ, कुछ नहीं आएगा।
ये नॉर्मल जैसा है वैसे ही रह जाएगा। तो जब ये इसमें से गिर रहा था उसको कोई ऑपोजिशन फील ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ तो बन नहीं रहा कि उसको अपोज करेगा, साउथ भी बन नहीं रहा कि अट्रैक्ट करेगा, कुछ बनेगा ही नहीं भाई, तो आराम से वो गिर जाएगा, कोई ऑपोजिशन अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मतलब आपका ए जो है नॉर्मल आपका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही रह जाएगा। आधे बच्चे यही करके बैठ जाते हैं कि सर करीब आ रहा है, सर नॉर्थ इधर नॉर्थ बनेगा। अरे उन्होंने इस चीज को देखा ही नहीं कि वुड का है, करंट कहां से आएगा भाई, कहां से करंट आएगा? ध्यान दो इधर, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ये, ईएमएफ है, करंट नहीं है। करंट के लिए कंडक्टिंग भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन में मान लो इसको मैं कंडक्टिंग रखता, इसको मान लो मैंने कंडक्टिंग रखता, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, कॉपर का है मान लो, लेकिन इसको मैंने यहां पे कट करके रखा हुआ है और ये ऐसे इसके ऊपर गिर रहा है। सोचो कंडक्टिंग तो है, कॉपर है तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिंग तो है, लेकिन करेगा कैसे? क्लोज ओपन है ना, तो नहीं करेगा, नो करंट, नो करंट। अब जब करंट ही नहीं बना तो पोलैरिटी कैसे क्रिएट होगा? जब पोलैरिटी नहीं क्रिएट होगा उसको ऑपोजिशन अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी फील नहीं होगा, मतलब आराम से पास कर जाएगा, मतलब आपका ए क्या हो जाएगा? जी। तो देखो यहाँ पे क्लोज था लेकिन नॉन कंडक्टिंग था, यहाँ पे कंडक्टिंग था लेकिन ओपन था, तो इन दोनों ही केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए आपके जी की इक्वल हो जाएगा और आपका यहाँ पे कोई इंड्यूस करंट नहीं बनेगा। तो जब ये क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो जेई में या नीट में, इस चीज का ध्यान देना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें बेटा ये 4 केसेस दे रखे हैं, मतलब ये 4 क्वेश्चंस मैंने एक बार में करवा दिया है, कंपटीशन में आता है। एक वायर है, इनफाइनाइट वायर जिससे करंट पास कर रहा है ऐसे आई, उसके बाजू में रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब एक बार इस कॉइल को दूर लेके जा रहे हो विद वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी v, एक बार करीब लेके आ रहे हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, एक बार आप इधर उधर मूव नहीं करा रहे, सीधा पैरेलल आप ऊपर ऊपर मूव करा रहे हो v से और एक बार नीचे मूव करा रहे हो v से। अब इनमें तुम्हारा वो जो क्या कहते हैं इंड्यूस करंट बनेगा अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ कैसा बनेगा? देखो एक चीज हमेशा याद रखो बेटा, जब एक करंट एक वायर में से पास करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनता है ऐसे, लाइक दिस राइट हैंड थंब रूल से निकालते ना, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे निकलेगा, ऐसे जाए तो ऐसे निकलेगा। और एक चीज और आपको पता होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मान लो इसका डिस्टेंस a है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। तो आप एक चीज चेक करके देखो, b जो होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहां से उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना दूर जाएगा b का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मान लो यहाँ से 10 टेस्ला है तो यहाँ से 8 टेस्ला, फिर 7 टेस्ला, फिर 6 टेस्ला, ऐसे दूर जाएगा तो कम होता जाएगा। अब हो क्या देखो, पहले वाले केस की अगर बात करें तो जब ये दूर जा रहा है, पहले देखो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब क्या होता है? पेज के अंदर जाना। अब ये दूर जा रहा है, देखो जब रेक्टेंगुलर कॉइल यहां पे था, थोड़ा इमेजिन करके देखो, जब रेक्टेंगुलर कॉइल यहां पे था, मान लो उसके अंदर से 10 टेस्ला पास कर रहा था, जैसे वो थोड़ा दूर चला गया अब उसमें से 9 टेस्ला पास कर रहा है, थोड़ा और दूर चला गया उसमें से 8 टेस्ला पास कर रहा है, थोड़ा और दूर चला गया उसमें से 7 टेस्ला पास कर रहा है, क्योंकि दूर जा रहा है ना, और दूर जाते जाते इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है उसकी मात्रा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, क्योंकि बी ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब जितना दूर जा रहा है उसमें उसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। हमने अभी क्या देखा था बेटा इतने सारे केसेस करके, जब करीब आता है टूवर्ड्स आता है तो वहां पे फ्लक्स क्या होता है? एक दूसरे का ऑपोजिंग होता है, अपोज करता है। जब दूर जाता है तो फ्लक्स एक दूसरे को क्या करता है? सपोर्ट करता है। मतलब अगर इसके ऊपर फ्लक्स ऐसे जा रहा है अंदर, तो इसके अंदर कुछ करंट का लॉजिक कुछ ऐसा बनेगा कि करंट मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर कुछ ऐसा बनेगा कि वो भी अंदर ही जाए। अब इसके अंदर अगर मान लो आप कुछ ऐसा करंट का डायरेक्शन क्रिएट करना चाहते हो इसके अंदर कि इसके कारण इसमें जो मैग्नेटिक पोलैरिटी क्रिएट हो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाए, मतलब अगर अंदर की तरफ जाए तो मतलब इस वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड आपको घुसता हुआ नजर आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड घुसता हुआ नजर आया तो फ्रंट में जो आपको साइड दिख रहा है, ये जो कॉइल का साइड दिख रहा है, इसमें क्या करंट फ्लो करना चाहिए? क्लॉकवाइज, क्योंकि साउथ होगा, साउथ पे तो घुसता है, इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, तो ये वाला साइड नॉर्थ कहलाएगा, ये वाला साइड क्या कहलाएगा? साउथ कहलाएगा। तो अगर इधर से मैं देखूं तो साउथ है, तो मतलब ये वाला साइड, इसमें करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? क्लॉकवाइज। हाँ, वो इधर से मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा लेकिन इधर से मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा। उससे क्या होगा? ये मैग्नेटिक पोलैरिटी अटेन करेगा, डाइपोल बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर की तरफ जाएगा, और ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा था, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। सपोर्ट क्यों करेगा? क्योंकि लेंसेज लॉ क्या बोलता है बेटा, जब मेरे करीब आ रहा है तो बढ़ रहा है, मैं उसको बढ़ने भी नहीं दूंगा, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो उस फ्लक्स को मैं बढ़ने भी नहीं दूंगा। कैसे उसको रोकूं? ऑपोजिशन से। जब दूर जा रहा है तो वो घट रहा है, मैं घटने भी नहीं दूंगा, तो घटने को कैसे रोक सकते हो भाई? सपोर्टिंग।
भाई प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग फ्लक्स, तो ये दूर जा रहा है ना, तो उसमें से जो फील्ड पास कर रहे हैं, फ्लक्स पास कर रहे हैं, वो कम होता जा रहा है, उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करें कि नॉर्मली फील्ड उसमें से अंदर जा रहा था, तो मुझे भी उसमें से फील्ड अंदर पास कराना पड़ेगा। अब अंदर पास कराने के लिए इसका करंट कुछ ऐसा बनना चाहिए कि यहाँ पे उसका क्लॉकवाइज दिखे, तो क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे साउथ होगा, तो साउथ में से घुसेगा, नॉर्थ हो तो उसमें से निकलता है ना। गॉट माई पॉइंट? तो ये आपके करंट का डायरेक्शन हो गया। अब मान लीजिए आप करीब लेके आ रहे हो, इस वाले केस में करीब लेके आ रहे हो, अब मैग्नेटिक फील्ड उसमें जो जा रहा है वो बढ़ रहा है। पहले मान लो यहाँ पे था, उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे ही जा रहा है, पेज के अंदर ही घुस रहा है ऐसे। अब मान लो पहले वो यहाँ पे था, तो उसमें से शायद 8 टेस्ला पास कर रहा था, करीब लेके आए तो करीब लाओगे तो वो तो बढ़ेगा ना, दूर लेके जाओगे तो घटेगा। बी क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो मान लो यहाँ पे 8 टेस्ला था, करीब लेके आ गए इसकी तरफ 7 टेस्ला। अब ये 8 टेस्ला था तो इधर लेके आ गए, मान लो 9 टेस्ला हो गया। अब इधर लेके आए तो 10 टेस्ला हो गया, वो तो बढ़ रहा है। इसमें से जो फ्लक्स पास कर रहा है उसकी मात्रा बढ़ रही है। अब ये भी उससे हजम नहीं हो रहा लेंज़ लॉ से, वो क्या कर रहा है, मेरे को घटाना है। अगर बढ़े तो उसको भी ऑपोज करूंगा, जाए तो उसको भी ऑपोज करूंगा। अब बढ़ रहा है, उसको कैसे ऑपोज कर सकता हूं? अगर फ्लक्स ऐसे पास कर रहा है उसका उल्टा फ्लक्स प्रोवाइड करो। जब दूर जाता है तो सपोर्टिंग फ्लक्स प्रोवाइड करता है, जब करीब आता है तो ऑपोजिंग फ्लक्स प्रोवाइड करता है। ऑपोजिशन से क्या होता है, वो घटता है। तो अगर मान लो फ्लक्स ऐसे घुस रहा है तो इसमें पोलैरिटी कुछ ऐसी क्रिएट होनी चाहिए करंट के चलते, उसमें से निकलता हुआ नजर आए। अब अगर निकलता हुआ नजर आएगा तो ये वाला फेज क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोलैरिटी। नॉर्थ पोलैरिटी में करंट कैसे फ्लो करता है? काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर घुस रहा था, वो तो गिवन मैग्नेटिक फील्ड था। अब इसमें जो पोलैरिटी क्रिएट हुआ उसके चलते जो इंड्यूस्ड हुआ, ये इंड्यूस्ड है, ये मान लीजिए आपका गिवन था, तो गिवन तो अंदर जा रहा था, इंड्यूस्ड वाला बाहर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। गॉट माय पॉइंट? अब आते हैं इसमें, ध्यान से बात को समझिए। B का वैल्यू चेंज होता है डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। जैसे यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ और कम होगा, यहां पे कुछ और कम होगा। लेकिन ध्यान से बात को समझिए, अगर मान लीजिए आपका करंट है, मतलब एक वायर में से करंट पास कर रहा है, यहां पे अगर आपका 10 टेस्ला है, तो यहां पे मान लीजिए आपका 8 टेस्ला, यहां पे आपका 7 टेस्ला। लेकिन अगर मैं वर्टिकली देखूं तो बेटा इस जगह पे आपको 10 टेस्ला ही मिलेगा, इसके नीचे भी आपको 10 टेस्ला ही मिलेगा, इसके ऊपर भी यहाँ पे 8 टेस्ला मिलेगा, 8 टेस्ला मिलेगा, इसके नीचे भी 8 टेस्ला मिलेगा, यहाँ पे 7 टेस्ला मिलेगा, 7 टेस्ला मिलेगा, यहाँ पे 7 टेस्ला मिलेगा। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली घटता है, करीब आए तो बढ़ता है, उधर जाए तो घटता है। लेकिन वर्टिकली देखा जाए कोई चेंज नहीं आता। अब अगर मान लीजिए इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, जब आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, आप ऐसे मूव नहीं कर रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, तो बेटा जब मान लो यहां पे था, मान लो यहां पे था, तो उसमें से 8 टेस्ला पास कर रहा है। जब ऊपर लेके गए अभी भी तो 8 टेस्ला ही पास कर रहा है। मतलब जब आप वर्टिकली ऐसे मूव कर रहे हो उसमें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास कर रहा है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो कॉज देयर शुड बी नो इफेक्ट, तो चेंज ही अगर नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, या चलो लेंज़ लॉ भी कह सकते हो, इसमें करंट क्या इंड्यूस होगा? नो करंट, नो करंट। लेंज़ लॉ बोल रहा है जो मेरा कॉज है उसी कॉज को मैं रोकने की कोशिश करूंगा। जब कॉज ही नहीं तो रोकेगा किसको? और रोकने के लिए वो क्या क्रिएट करता था? करंट। तो जब वो रोकना ही नहीं चाहता तो करंट क्यों क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। अब बस ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा था, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे मान लो 8 टेस्ला, नीचे भी जाएगा तो 8 टेस्ला ही मिलेगा उसको, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी क्या है? नो करंट। गॉट माय पॉइंट? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे इस अगले क्वेश्चन में देखिए, आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखा है, एक रीजन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। अब उसके अंदर इस रीजन के यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस रीजन के यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बस यहां से लेके यहां तक। अब एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, उस फील्ड में एंटर कर रहा है विद सम वेलोसिटी v। अब उसमें से पास कर रहा है विद वेलोसिटी v, और जब ये निकल रहा है तो विद वेलोसिटी v निकल रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें इंड्यूस करंट के डायरेक्शंस क्या आएंगे इन तीनों पोजीशंस में। देखो जब वो यहां पे एंटर कर रहा है तो देखो शुरू में जब वो यहां पे था, बाहर था, तब उसमें फ्लक्स नहीं था। जैसे जैसे वो एंटर कर रहा है उसमें फ्लक्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। थोड़ा और एंटर कर रहा है तो फ्लक्स की मात्रा और बढ़ रही है, थोड़ा और एंटर कर रहा है तो उसमें फ्लक्स की मात्रा और बढ़ रही है। तो फ्लक्स की मात्रा उस कॉइल के साथ जो लिंक हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वो एंटर कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा है, जब फ्लक्स की मात्रा बढ़ती है तो वहां पे क्या चाहिए होता है, उसको अपोज करना होता है। जब भी फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल के साथ, चाहे आप उसको ऐसे मूव करके बार मैग्नेट के यूज करके करो या कॉइल को इसके अंदर डाल के करो, मुद्दे की बात है मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ लिंक हो रहा है जब वो बढ़ेगा तो लेंज़ लॉ बोलेगा उस बढ़ने को मैं घटाऊंगा। कैसे? ऑपोजिशन से। तो अगर फ्लक्स मान लो ऐसे जा रहा है तो मुझे एक ऐसा फ्लक्स क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऐसे फ्लक्स के लिए इस कॉइल में कुछ ऐसा करंट जनरेट होना चाहिए कि इस वाले साइड से फ्लक्स ऐसा निकलता होना है। तो ये वाला साइड क्या होना चाहिए? नॉर्थ। तो नॉर्थ के लिए इस वाले में कैसा करंट होना चाहिए? काउंटर क्लॉकवाइज, तभी इसमें से निकलेगा।
एक तो आपका गिवन मैग्नेटिक फील्ड जो पेज के अंदर जा रहा है, और आपने अभी इंड्यूस किया वो पेज से बाहर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ऑपोज करेगा। यही तो लेंसेज लॉ का खेल है। जो होगा, जो भी कॉज होगा उसको मैं रोकूंगा। बढ़ रहा है तो उसको भी रोकूंगा। अब बढ़ने को कैसे रोक सकते हो भाई, ऑपोजिंग। घट रहा है उसको भी रोकूंगा, कैसे भाई, सपोर्टिंग। अब देखो जब वो इधर से इधर पास कर रहा है, देखो जब वो इसके अंदर पूरा घुस गया, हमने क्या पढ़ा है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली, जब तक फ्लक्स चेंज होता है तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तब तक उसमें करंट इंड्यूस होता है। जब फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाता है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाता है। अब जैसे मान लो पहले थोड़ा थोड़ा करके घुस रहा था, फ्लक्स की मात्रा इसमें से जो पास कर रही थी वो बढ़ रही थी। अब मान लो जैसे वो इस रीजन को पास करता है, इस रीजन को, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है, ये रीजन जो है, इस रीजन को जैसे वो पास करता है उसमें सारा फ्लक्स लिंक हो गया। अब वो जब इसमें से इसमें मूव कर रहा है उसमें तो फ्लक्स मैक्सिमम हो चुका है, अब उसमें बढ़ने को तो कुछ है नहीं। जितना मैक्सिमम बढ़ सकता था वो तो बढ़ चुका है। अब जब वो इसमें से यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक रीजन है आपका, तो जब वो यहाँ से मूव कर रहा है उसमें फ्लक्स में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। पहले फ्लक्स उससे बढ़ रहा था, बढ़ गया। अब जब वो इस रीजन में मूव कर रहा है उसमें फ्लक्स तो और बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि जितना बढ़ना था वो तो बढ़ चुका, और क्या ही बढ़ेगा। तो इन दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, इज दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, जो उसका मूवमेंट हो रहा है उसमें फ्लक्स, उसमें कुछ इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा। मतलब इसमें d∅dt क्या है, जीरो है, क्योंकि dB/dt क्या है, जीरो है। उसके चलते बेटे यहाँ पे नो करंट है। जब वो इस जगह पे है इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होएगा, क्योंकि जब कॉज ही नहीं है तो उसमें इफेक्ट कहां से आएगा। अब इस वाले में उसका थोड़ा सा पोर्शन बाहर की तरफ जा रहा है जहां पे फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अब जब वो बाहर जा रहा है उसके बॉडी के थ्रू, मतलब उस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसकी मात्रा कम हो रही है। अभी हमने क्या बोला था, जब कम होता है उसको भी रोकेगा, हाउ, बाय सपोर्टिंग। अब सपोर्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर गिवन फ्लक्स अंदर जा रहा है तो उसको भी अंदर का फ्लक्स क्रिएट करना पड़ेगा। अंदर के फ्लक्स के लिए ये वाला साइड साउथ होना चाहिए, साउथ के लिए क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो करंट आपका क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका गिवन फ्लक्स पेज के अंदर जा रहा है, जो आपका इंड्यूस्ड है वो भी पेज के अंदर जा रहा है। तो फील्ड या फ्लक्स कुछ भी बोलो, बात तो एक ही है, फील्ड से ही तो फ्लक्स बनता है। फ्लक्स क्या होता है, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है उसकी मात्रा को अपने आप लो, काउंटिंग कर लो, बस यही तो है फ्लक्स, और क्या है। व्हाट द पॉइंट, चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बेटा क्या दिया गया है, आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, और वो आई जो है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है, ये करंट वक्त के साथ बदल रहा है, इंक्रीजिंग, मतलब टाइम वेरिंग करंट है, वक्त के साथ बदल रहा है। मतलब अब यहां पे दो देखो आपके पास सर्कुलर कॉइल दे रखा है। अभी हमें क्या पता था, देखो अगर आपके पास कोई करंट होता है उसके इर्द गिर्द ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, राइट हैंड थंब से निकाल सकते हो। अब अगर मान लो पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें जो कि मान लो आपका 8 मीटर की दूरी पे है ना, तो आप इस दूरी पे मान लो इसको ए मान लो, कोई बात नहीं, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, μ0I/2πa। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका बी जो है वो फिक्स है। अब जैसे जैसे आगे जाओगे तो वो घटेगा, ये लॉजिक समझ आ जाता, लेकिन एटलीस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स था, क्योंकि आपका ए फिक्स है, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, μ0 कांस्टेंट, आई भी आपका कांस्टेंट था। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपका बी कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका आई क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। बात को समझ लो, ये अगर मान लो यहाँ पे 10 टेस्ला था, अब आगे जाओगे तो 8 टेस्ला, आगे जाओगे तो 60 टेस्ला, वो तो है। अब इस पॉइंट पे खड़े खड़े भी अगर आप रहोगे तो यहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं दिखेगा। मतलब वक्त के साथ करंट बढ़ रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या बढ़ रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब यहीं पे खड़े खड़े आपको मान लो अभी अगर 10 टेस्ला मिल रहा है, हाँ आगे का शायद 8 टेस्ला, यहाँ पे 7 टेस्ला है, खड़े खड़े उसी जगह पे अगले मूवमेंट पे ये शायद 11 टेस्ला हो जाए, हाँ ये वाला भी शायद भी 9 टेस्ला हो जाए, ये भी शायद 8 टेस्ला हो जाए। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स नहीं हो पा रहा है, वो भी वक्त के साथ बदल रहा है। अब यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, लाइक दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइक विल बी लाइक दिस, मतलब इस वाले में घुस रहा है और इस वाले में ऐसे पेज से निकल रहा है। अब पिछली हमने क्या बोला था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, पिछली बार जब चेंज हो रहा था तो वहां पे हम मूवमेंट के थ्रू करा रहे थे। अब देखो मैंने बोला था ना कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी आते हैं जहां पे मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें से ये एक एग्जांपल है। पिछली बार हम बार मैट को मूव करा रहे थे, फिर हम कॉइल को मूव करा रहे थे, सारा काम मोशन का चल रहा था। इस बार कोई मोशन है नहीं, इस बार करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसके चलते एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है, ध्यान से बात को समझिए, इसके अंदर घुस रहा है और वो वक्त के साथ बढ़ रहा है। तो लेंज़ेस लॉ क्या बोलता है, अगर बढ़ रहा है तो उसको मैं रोकूंगा कैसे, बाय ऑपोजिंग इट, बाय प्रोवाइडिंग ऑपोजिंग फ्लक्स। तो अगर ये बढ़ रहा है और ऐसे घुस रहा है तो इसमें एक फ्लक्स ऐसा आना चाहिए जो बाहर की तरफ आए,
ऐसे बाहर की तरफ आए, जो कि इसके बढ़ने को रोक पाए। अब बाहर की तरफ आने के लिए सामने वाला साइड क्या आना चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी। नॉर्थ पोलैरिटी के करंट क्या आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा इस वाले साइड में करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। मतलब गिवन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था वो तो पेज के अंदर जा रहा था और वो वक्त के साथ बढ़ रहा था, तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए आपको बाहर की तरफ देना पड़ेगा। तो बाहर की तरफ देने के लिए आपको फ्लक्स बाहर की तरफ ऐसे करना पड़ेगा। तो ये वाला साइड क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी होना चाहिए। सेम लॉजिक यहां पे भी है, यहां पे भी तो बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे जब बढ़ रहा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन इधर के साइड है। देखो यहां पे गिवन फ्लक्स ऐसे था तो अपोज करने के लिए मुझे ऐसे देना पड़ा, क्योंकि कंडीशन अपोजिंग दोनों का ही हो रहा है। क्योंकि करंट जब यहां पे बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने का असर यहां पे भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। बस यहां पे गिवन फ्लक्स ऐसे था तो अपोजिशन के लिए आपको ऐसे निकालना पड़ा। इसमें गिवन फ्लक्स ऐसे तो अपोजिशन के लिए आपको अंदर की तरफ देना पड़ेगा। अंदर की तरफ देने के लिए सामने वाला साथ साउथ पोलैरिटी होना चाहिए। साउथ पोलैरिटी के लिए यहां पे क्या करंट होना चाहिए, क्लॉकवाइज। गॉट द पॉइंट। सेम लॉजिक है, बट यहां पे डिक्रीजिंग का सिचुएशन है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें घुस तो रहा है और इसमें से निकल तो रहा है, लेकिन वक्त के साथ बेटा ये फ्लक्स घट रहा है, जो अंदर घुस रहा है वो घट रहा है। अब लेंज़ेस लॉ बोलता है घटने भी नहीं दूंगा। कैसे, बाय सपोर्टिंग, बाय प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग फ्लक्स। मतलब जिस दिशा में फ्लक्स है उस दिशा में फ्लक्स प्रोवाइड करूंगा। तो अगर फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, गिवन फ्लक्स अगर मान लो अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इंड्यूस्ड फ्लक्स भी कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो अंदर की तरफ जाए। अब अंदर की तरफ जाने के लिए ये वाला साइड, सामने वाला साइड क्या होना चाहिए, साउथ पोलैरिटी। मतलब यहां पे क्या आना चाहिए, क्लॉकवाइज करंट। तो अगर यहाँ पे साउथ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुसेगा, वो ऑलरेडी घुस रहा है, दोनों दूसरे को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। बाय सपोर्टिंग इट उसके डिक्रीमेंट को वो रोकेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, उसका उल्टा आएगा। ये पेज के यहाँ पे सपोर्ट कैसे कर रहा था, अंदर जा रहा था तो सपोर्टिंग फ्लक्स ऐसे जा रहा था। अब ये बाहर आ रहा है तो सपोर्टिंग फ्लक्स ऐसे निकलेगा। अब ऐसे निकलेगा मतलब क्या, सामने नॉर्थ पोलैरिटी आनी चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। गॉट द पॉइंट। चलिए इसको लिख लीजिए। देखो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बेटा आपको क्या दिया है, एक कॉइल है, ये प्रॉपर सर्कुलर नहीं है, ये श्रंक है, ऐसे आपने उसको क्रश करके रखा हुआ, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ जो पेज के अंदर जा रहा है। अब इस श्रंक कॉइल को आप ऐसे खींच के आप सीधा करने की कोशिश करो। पहले से ऐसे मुड़ा हुआ है। अब जब वो मुड़ा हुआ है बेटा, उसमें से जो फ्लक्स पास कर रहा है उसकी मात्रा ऑब्वियस सी बात है कम है। जैसे जैसे आप उसको खींच के आप थोड़ा उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी फ्लक्स की मात्रा उसमें से जो पास कर रहा है उसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ये आप प्रॉपर सर्कल बन जाएगा तो उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। तो जैसे जैसे आप उसको एक्सपैंड कर रहे हो, ऐसे एरो दिया ना, ऐसे एक्सपैंड कर रहे हो, उसमें जो फ्लक्स पास कर उसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आता है लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ क्या बोलता है, जो कॉज उसको मैं रोकूंगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की मात्रा बढ़ रही है उसको रोकेगा। हाउ, बाय प्रोवाइडिंग ऑपोजिंग फ्लक्स। ऑपोजिंग फ्लक्स मतलब अगर ये पेज के अंदर जा रहा है तो पेज के बाहर आना चाहिए। पेज के अगर बाहर आना चाहिए तो सामने वाला साइड क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी। नॉर्थ पोलैरिटी के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, ऐसे, सॉरी लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे भी करेगा जब बढ़ रहा है, प्रोसेस में चाहे बढ़ने के प्रोसेस में चाहे तब तक तो होएगा, लेकिन जैसे वो फुल सर्कल हो जाएगा उसके बाद करंट इंड्यूस नहीं होगा। बताओ क्यों, क्योंकि बेटा जब फुल सर्कल हो गया आपने उसके एरिया को पूरा एक्सपैंड कर दिया। यहाँ पे बेटा आपका जो फाई है ना, फाई में मैंने बोला था ना बी होता है, ए होता है, कॉस थीटा होता है। तो पहले जो हम कोशिश करते वहां पे बी चेंज हो रहा था, कभी थीटा चेंज हो रहा, कभी थीटा भी चेंज होता है, ओरिएंटेशन भी चेंज होता है। इस वाले केस में बेटा आपका एरिया चेंज हो रहा है। तो एरिया चेंज हो रहा है, एक टाइम पे तो और कितना हो जाएगा, आपने पूरा फुल सर्कल तो बना दिया, इसके आगे तो और उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते ना। तो जब वो फुल सर्कल बन चुका है उसके आगे और एक्सपेंशन नहीं पॉसिबल है, मतलब क्या चेंज और नहीं हो पाएगा, उसमें जो फ्लक्स पास कर रहा है वो और नहीं बढ़ पाएगा। जब चेंज ही बंद तो करंट इंडक्शन बंद। तो जब ये पूरा सर्कल बन जाएगा प्रॉपर तब उसमें कोई करंट आपको नहीं दिखेगा। कभी बार ये क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कंपटीशन में कि आपके पास एक गर्म कॉइल है, उसको आपने क्रश करके ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये जो कॉइल है काफी हॉट है, गर्म है। अब बताओ इसमें इंड्यूस करंट कैसे बनेगा, मतलब इसके साथ इसका क्या कनेक्शन है। देखो क्लास 11 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी चीज को आप गर्मी देते हो, हीट देते हो, टेम्परेचर राइज कराते हो, वो एक्सपैंड करता है। मतलब जब आप इसको गर्म दे रहे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है। मतलब घूम के सवाल यही है, वो डायरेक्ट आपको ये नहीं बता रहा कि एक्सपैंड करना है, वो ऐसे बता रहा है कि वो गर्म है, उसको रखा गया फील्ड के अंदर। मतलब क्या, थर्मल एक्सपेंशन के कारण वो एक्सपैंड करेगा, घूम फिर के बाद यही आएगी। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा करता कि प्रॉपर सर्कल है उसको मैं क्रश कर रहा हूं, तब उसका एरिया क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। तो अभी उल्टा केस बनेगा, लेंज़ेस लॉ क्या बोलेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग फ्लक्स। अब सपोर्टिंग फ्लक्स के लिए इसमें करंट कैसा आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए, ताकि ये वाला साइड क्या हो, साउथ हो और अंदर जाए। गिवन फील्ड भी अंदर जा रहा है, इसमें भी कुछ ऐसे बनेगा कि अंदर जाए, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो यही वाला केस क्या बन जाएगा, आपका सपोर्टिंग बन जाएगा। और इसमें आपका करंट जो आएगा वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। अगर इसी को मैं बोलूं कि आपका सर्कल गिवन है, उसको मैं अभी क्रश कर रहा हूं,
इस वाले में क्रश है, आप उसको खोल रहे हो, तो अब मैं दे रहा हूं सर्कल, उसको क्रश कर रहा हूं, यही इसका सिनेरियो उल्टा बन जाएगा। या तो उसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी दे सकता है कि आपके पास एक फुल सर्कल है, उसको आपने ठंडा दे दिया, मतलब उसको आप उसके टेम्परेचर को आपने लोअर कर दिया, यू आर गिविंग इट टू मच लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपने बहुत लो कर दिया। तो अगर टेम्परेचर को लो कर दोगे तो कोई भी मेटल क्या करता है, श्रिंक करना शुरू कर देता है। मतलब घूम के वही वाले सवाल आ गए ना, मतलब वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा कि उसको श्रिंक करो, वो कह रहा है कि आपने टेम्परेचर को लो कर दिया, तो मतलब क्या होगा, श्रिंक करेगा, तो जैसे श्रिंक करेगा उसका एरिया घटेगा, जैसे एरिया घटेगा तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट बनना शुरू कर देगा। मतलब एक्सपैंड वाले कंडीशन में वो आपको ये बोलेगा कि गर्म करो, और क्रश करने वाले कंडीशन में आपको बोलेगा कि ठंडा दो, वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा। तो हाँ, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछते हैं आपके परसेप्शन को चेक करने के लिए, आपका परसेप्शन कितना शार्प है। चलिए इसको लिख लीजिए। ओके, तो बेटा देखो अगला क्वेश्चन है कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है और उस लूप के रास्ते आपने एक कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है। देखिए ये एक कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसको अगर मैं उसकी तरफ मूव कराऊंगा तो इस कैपेसिटर के प्लेट्स ए और बी में क्या क्या चार्जेस आएंगे। ठीक है, अब देखो वही सिंपल लॉजिक है, अगर आप मान लो आप इसको यहां से मूव करा रहे हो तो अच्छा टूवर्ड्स जा रहा है, मतलब क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर आप उस एल्गोरिथम को फॉलो करके निकालना चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो। अगर सीधे सपाट तरीके से भी बताएं, इसके टूवर्ड्स जा रहा है, इसका मतलब है रिपल्शन होगा। रिपल्शन के लिए अगर ये यहाँ पे नॉर्थ है तो ये वाला जो साइड है यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉर्थ आना चाहिए, मतलब इस वाले साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। मतलब इस वाले साइड में अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस वाले साइड में कैसे घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। मतलब अगर मैं इधर से देख रहा हूँ इसको, मैंने डायग्राम जिस हिसाब से बनाया है, तो ये वाला साइड क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना। अब सोच के देखो, ध्यान से देखो, अगर ये करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, हमें कैपेसिटर का नॉलेज क्या पता है बेटा। अगर मान लो किसी सर्किट में आपने बैटरी लगा के रखा हुआ है और मान लीजिए आपके यहाँ पे कैपेसिटर है, करंट जो जाता है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, हम भी यहाँ पे जो करंट को दिखा रहे हैं वो कन्वेंशनल करंट ही है, जो कि होल्स का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव जो चार्ज है होल्स उसका डायरेक्शन होता है। अब कन्वेंशनल करंट जिस वाले प्लेट को जाकर टच करता है वहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर होता है और अगले वाले में नेगेटिव पोलैरिटी एक्वायर होता है। तो उस हिसाब से अगर मान लो ये करंट जाके यहाँ पे टच कर रहा है तो बेटा ये वाला जो आपका प्लेट है ये आपका क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा, और ये वाला क्या करेगा, नेगेटिव करेगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। क्योंकि आप इधर से देखोगे तो ये आपका क्या क्रिएट कर रहा है, साउथ पोलैरिटी, इधर से कर रहा है नॉर्थ पोलैरिटी, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल करेगा। तो इस चक्कर में अगर आप इधर से देखोगे, डायग्राम में इधर से बना रखा है, तो ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा साउथ पोलैरिटी के चलते, क्योंकि ये वाला साइड साउथ बन रहा है, ये वाला साइड नॉर्थ बन रहा है। तो साउथ है तो ऐसे घूम रहा है, तो इसको जाके टच कर, तो ये आपका प्लस, वो आपका माइनस। गॉट द पॉइंट। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या है कि बेटा आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे बैटरी के साथ एक रियोस्टेट भी लगा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे एक वो लगा सकते हो, की लगा सकते हो, जिसको आपने क्लोज करके रखा हुआ है। उसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका कॉइल है उसके साथ कनेक्टेड है, करंट ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहां से ये घूमता हुआ ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये आपका रियोस्टेट है बेटा। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप मान लो इसके गियर को मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करो। अगर आपको रियोस्टेट का नॉलेज नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये आपका रियोस्टेट है, ये एक स्लाइडर होता है। इस स्लाइडर को अगर आप इधर के साइड करोगे, अगर मान लो स्लाइडर को आप इधर के साइड करोगे तो ये जो आपका रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है वो इस सर्किट के साथ क्या करेगा, कम टच करेगा। सॉरी, अगर आप उधर के साइड करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये सर्किट के साथ क्या करेगा, ज्यादा टच करेगा। मतलब जब आप इधर के साइड कर रहे हो बेटा आपका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप इसको इधर की साइड खिसका देते हो, मान लो आप इधर की साइड खिसकाते हो, मान लो यहां पे कर दिया, अब देखो इतना सा पोर्शन रेजिस्टेंस में आ रहा है, सर्किट के अंदर सिर्फ इतना सा पोर्शन रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि उधर के साइड वाला तो ओपन है ना, ये वायर तो यहाँ पे ओपन है कनेक्शन। तो आप अगर इधर के साइड लोगे, जैसे मान लो अगर मैं इसको इधर के साइड ले लेता हूं, देखो स्लाइडर को आप यहां तक ले लो, तो सर्किट के अंदर भी देखो बेटा इतना सारा रेजिस्टेंस आएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया। तो मतलब उधर करने से रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इस सर्किट स्लाइडर को आप इधर के साइड कर देते हो, मतलब इधर मूव करा रहे हो, तो देखो सर्किट में अभी रेजिस्टेंस कम लगेगा, तो इतना सा लग रहा है कनेक्शन में, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो तो वेस्ट गया क्योंकि वो ओपन सर्किट में है। इसका मतलब अगर मैं उधर स्लाइड करता हूं तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं इधर स्लाइड कर रहा हूं आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। अब इधर देखिए क्या हो रहा है, आपको रेजिस्टेंस को इधर के साइड बढ़ाना है, मतलब आप इधर के साइड बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस का जो पोर्शन है जो सर्किट के अंदर आएगा वो कम आएगा, अभी घटेगा।
मतलब रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। अगर रेजिस्टेंस घट रहा है बेटा, इस सर्किट में जो करंट पास कर रहा है मान लो, वो करंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान से बात को समझो, रेजिस्टेंस घटता है तो करंट क्या होता है, बढ़ता है ना। अगर आपको पता हो रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बाई आई, तो रेजिस्टेंस करंट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस घटा तो करंट क्या हुआ, बढ़ा। अब ये करंट यहां से बढ़ रहा है। अब देखो, अगर इसका पोलैरिटी चेक किया जाए, अगर आप इधर से देखोगे तो ये वाला साइड यहाँ पे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज पे, मतलब ये बेटा ये वाला साइड तुम्हारा नॉर्थ है, पीछे वाला साइड तुम्हारा साउथ है। मतलब यहां से ऐसे फील्ड निकल रहा है, ऐसे फील्ड आ रहा है, ऐसे फील्ड आ रहा है और इसमें ऐसे घुस रहा है। अब ये फ्लक्स इसके थ्रू भी निकल रहा है, मतलब इस वाले कॉइल को लिंक कर रहा है। ये कॉइल ए है, ये कॉइल बी है। आपसे पूछा जा रहा है जब आप इसको इधर के साइड मूव करा रहे हो रियोस्टेट को, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या है। ध्यान से बात को समझो, यहां पे अगर वही है, यहां पे कोई मोशन का कोई खेल ही नहीं है, मैं दो कॉइल में से किसी को मूव करा ही नहीं रहा, मैं बस रियोस्टेट के स्लाइडर को चेंज कर रहा हूं। अब जब मैं इसको इधर चेंज कर रहा हूं तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, करंट आपका बढ़ रहा है। मतलब यहां पे जो आपको करंट दिख रहा है बेटा, ये टाइम वेरिंग करंट है, ये टाइम वेरिंग करंट है। अब बेटा करंट अगर आपका बढ़ रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वही मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब क्या, फ्लक्स भी बढ़ रहा है। अब वही फ्लक्स इसको जाके लिंक कर रहा है, मतलब यहां पे इसके साथ कॉइल ए के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो वक्त के साथ बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ ऐसी पोलैरिटी क्रिएट होगी इंड्यूस करंट के चलते, जो कि इस फ्लक्स को क्या करेगा, ऑपोज करेगा। अब अगर ये फ्लक्स इधर से आ रहा है तो यहां से कुछ ऐसा आना चाहिए जो इसको ऐसे ऑपोज करे, मतलब इधर से आएगा, मतलब ये वाला साइड नॉर्थ होना चाहिए, ये वाला साइड साउथ होना चाहिए। देखो ना, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, या आप कह सकते हो ऑपोज करेगा। अब अगर मैं इधर से देखूं तो ये वाला साइड साउथ है, तो ये वाला साइड क्या आना चाहिए, ऐसे क्लॉकवाइज आना चाहिए। ये वाला साइड ऐसे, अगर मैं इधर से देखता हूं तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, साउथ पोल। और अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, नॉर्थ पोल। इसके अंदर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। एग्जाम में आपको 4 ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है कि कौन सा वाला करेक्ट है, आप उसको टिक करो। अच्छा, सेम लॉजिक अगर मान लो अगर मैं इसको इधर के साइड मूव कराता, रेजिस्टेंस क्या आता, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। इधर के साइड मूव कराता रेजिस्टेंस क्या होता, आपका बढ़ता। रेजिस्टेंस अगर आपका बढ़ता तो करंट आपका घटता, करंट घटता तो मैग्नेटिक फील्ड घटता, मैग्नेटिक फील्ड घटता तो फ्लक्स आपका घटता। तो ये फ्लक्स यहाँ पे लिंक होता, वो घटता हुआ फ्लक्स होता। घटते हुए फ्लक्स को ऑपोज करने के लिए, मतलब उसी चीज को रोकने के लिए क्या कर सकते हो, आपको ऐसा कोई फ्लक्स क्रिएट करना पड़ेगा या मैग्नेटिक पोलैरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जो उस फ्लक्स को, घटते हुए फ्लक्स को सपोर्ट करे। तो उस टाइम क्या होता, फ्लक्स ऐसे जाता, यहाँ पे कुछ करंट ऐसे घूमता जिससे पोलैरिटी कुछ ऐसे क्रिएट होती कि ऐसे जाता, मतलब ये वाला साइड साउथ होता, ये वाला साइड नॉर्थ होता। मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होता, उल्टा हो जाता, मतलब इसके जैसा ही बन जाता। समझे बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, आज के इस लेक्चर में ज्यादा क्वेश्चंस और नहीं कराएंगे, क्वेश्चंस आर ओवर। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, हजारों हैं, सारा तो नहीं करा सकते क्योंकि कराने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस और नहीं है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन खत्म करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं कि लेंजेस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये हाउ दे आर रिलेटेड, या लेंजेस लॉ आपका काम कैसे करता है और एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे सपोर्ट करता है। देखो, सपोज करो कि आपके पास ये कॉइल है और आप एक बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहे हो, यहाँ पे नॉर्थ है, अगर आप इधर के साइड लेके आओ तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। अभी मैं दोबारा से नहीं समझा रहा, ये सब आपको अभी पता हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। अब देखो, अगर यहाँ पे नॉर्थ आया, अब ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल्शन, रिपल्शन होगा, यहाँ पे ऑपोजिंग फ्लक्स रिपल होगा। अब अगर यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है तो जब ये मोशन ये इधर के साइड जा रहा है, मतलब ये मोशन हो रहा है, उसको एक ऑपोजिशन मिल रहा है, तो इस मैग्नेट को उस ऑपोजिशन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। मतलब आपको एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्सटर्नल फोर्स, सो देयर विल बी सम एक्सटर्नल वर्क डन। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा जिसको आप मैकेनिकल वर्क कह सकते हो। अब बेटा यही मैकेनिकल वर्क आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि कॉइल में करंट के तौर पे आपको दिख रहा है, इंड्यूस करंट के तौर पे आपको दिख रहा है। और हमने बचपन में पढ़ा था बेटा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्योंकि एनर्जी अपने आप से तो आएगा नहीं, इस वायर के अंदर करंट अपने आप से तो आएगा नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप से तो आएगा नहीं, कुछ तो कहीं पे एनर्जी था जो इसमें कन्वर्ट होगा। अब मान लो अगर ये मैकेनिकल वर्क ही यहाँ पे नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगा। तो आप मैकेनिकल वर्क करते हो, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब मान लो अगर आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो पीछे से वो खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो मुझे इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा।
फिर वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मुद्दे की बात है बेटा, लेंजेस लॉ क्या कर रहा है, आपको मैकेनिकल वर्क करने का मौका दे रहा है, क्योंकि आप मैकेनिकल वर्क नहीं करोगे तो यहां पे एक मैकेनिकल एनर्जी आएगा नहीं। अब वो नहीं आए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आएगा, क्योंकि एनर्जी अपने आप क्रिएट तो नहीं हो सकता, यू हैव टू प्रोवाइड इट एंड देन ट्रांसफॉर्म इट। तो बेटा लेंजेस लॉ बेसिकली आपको मैकेनिकल वर्क करने का मौका दे रहा है बाय ईदर क्रिएटिंग रिपल्शन, द इफेक्ट ऑफ रिपल्शन, और बाय क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। करीब ले जाओ तो रिपल्शन क्रिएट करता है, दूर ले जाओ तो अट्रैक्शन क्रिएट करता है, और रिपल्शन और अट्रैक्शन इन दोनों के चलते आपको एक मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, वही मैकेनिकल वर्क यहां पे कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर आपका एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, जो थियरम है, उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो लेंजेस लॉ का बेसिक काम क्या होता है, वो एनर्जी को कंजर्व करना चाहता है, और दूसरी बात वो मैकेनिकल वर्क को क्रिएट होने का मौका देना चाहता है। बाय हाउ, बाय क्रिएटिंग इधर रिपल्शन। अगर मालूम वो रिपल्शन क्रिएट ही नहीं करता तो आप मैकेनिकल वर्क क्यों करते हो, आराम से लेके जा रहे हैं, समझ लो। तो वो मैकेनिकल वर्क करने का मौका देता है। आप खुद सोचिए, अगर मैकेनिकल अगर आप बंद कर देंगे, जीरो कर देंगे, मूव करना आपने बंद कर दिया, तो यहां पे एनर्जी आना भी बंद हो जाएगा। और फैराडे का भी यही लॉ था, एज लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब बंद तो वो भी बंद। वो आपने शोले की मूवी में पढ़ा था ना, मतलब सुना था आपने कि, हाँ सॉरी पढ़ा बोल दिया, कि सुना था आपने कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। हाँ, तो वैसा ही कुछ था, ठीक है, वैसा ही कुछ है कि जब तक यहां पे मैकेनिकल वर्क होगा तब तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा। लेकिन मैकेनिकल वर्क होने के लिए आपको कुछ ऑपोजिशन में काम भी तो करना पड़ेगा, उसी का ऑपोजिशन होना भी तो चाहिए, रिपल्शन या अट्रैक्शन। हाँ, तो लेंजेस लॉ बस वही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये था लेंजेस लॉ के साथ एनर्जी कंजर्वेशन का कनेक्शन। और लेंजेस लॉ एग्जैक्टली क्या करता है, बस यही करता है, वो बस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि मैकेनिकल वर्क हो तो सही, क्योंकि मैकेनिकल वर्क होगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा कहां से। गॉट द पॉइंट। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और डाउट्स है या कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ज्यादा डिटेल में अगर आपको कुछ पूछना है कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बेझिझक मुझे जब चाहे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तब तक की पढ़ाई करते रहिए, चलिए बाय।